हेलो एवरीवन, फिर से आपका संस्कृत या इसके ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीयर टू पीयर लैंडिंग के बारे में, और आपको याद होगा पीयर टू पीयर लैंडिंग जो कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण लेने की सुविधा प्रदान करता है, यानी एक क्राउड फंडिंग का तरीका है। वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले हमने कल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड देखा था। आशा करता हूँ आपने उस सब का PDF नोट्स पढ़ लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में। हिंदी में बोलते हैं इसको प्राथमिकता क्षेत्र उधारी। प्राथमिकता क्षेत्र उधारी। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राथमिकता क्षेत्र का मतलब क्या है। हम लोगों ने अब तक पढ़ा था प्राथमिक क्षेत्र, उसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, और ये प्राइमरी नहीं, ये है प्रायोरिटी सेक्टर। प्राथमिकता दी जाएगी। और शब्द को तोड़ के पढ़ें तो RBI के द्वारा बनाया गया एक प्रोविज़न है ये। RBI ने एक नियम बना रखा, आप ऐसे कह सकते हैं कि जब बैंक उधार देंगे किसी ग्राहक को, तो उधार देते समय बैंक कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे। कुछ क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जिनको उधार देते समय बैंकों द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। अब क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों? तो इसको और आगे समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। मैंने एक बार आपको बीच में कहा था कि बैंक अगर किसी व्यक्ति को ऋण दे रहे हैं, और मान लेते बैंक के पास दो तरह के ग्राहक बैंक के सामने मौजूद हैं, तो बैंक कौन से ग्राहक को ऋण देना पसंद करेंगे? एक है किसान यानी कृषि क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र। तो बैंकों को औद्योगिक क्षेत्र से ज़्यादा लाभ होने की संभावना होती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक रिस्क यानी प्राकृतिक जोखिम भी छुपा होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंक इंडस्ट्री को तो लोन दे देते हैं, किसानों को लोन मिलने में बहुत कठिनाई होती है, और मिल पाता है तो बहुत कम मात्रा में और बहुत जटिल प्रक्रिया के द्वारा। इस समस्या से एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है, और वो है किसानों को फिर असंगठित बाजार से ऋण लेना पड़ता है, और फिर आगे आप जानते हैं कि किसान ऋण के जाल में फंस जाता है, वो सब प्रक्रिया। तो इस पूरी विपदा को ख़त्म करने के लिए RBI ने एक प्रोविज़न बनाया जिसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग या प्राथमिकता क्षेत्र उधारी। अब आगे बात करते हैं। तो मैं आप जो कह रहा था कि इस प्रोविज़न के तहत बैंक जब किसी कस्टमर को उधार दे रहे हैं, पूरे एक वर्ष में बैंक कितना ऋण देंगे, बैंक ऋण देते समय देखेंगे कि कुछ एक ऐसे क्षेत्र होने चाहिए जिनको बैंकों द्वारा प्राथमिकता दी जाए, और जिन क्षेत्रों को बैंकों द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी उन्हें हम प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा देते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा दिया जाता है। इसकी RBI ने एक लिस्ट बना रखी है कि प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं, तो वो भी हम लिस्ट देख लेंगे। उससे भी पहले एक बात और आगे समझ लेते हैं कि जब बैंक ऋण देंगे तो अपने कुल ऋण का उनको कम से कम 40%, मिनिमम न्यूनतम 40% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना होगा। कौन से क्षेत्र को? प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना है, कम से कम 40%। तो आप कहेंगे सर किस क्षेत्र को? तो अब प्राथमिकता क्षेत्र का जैसे एक एग्जांपल देखें, कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र को उधार देना, बैंक उधार देंगे, टोटल लोन का 40% उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र को देना है, और प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि शामिल है। उसके अलावा MSME सेक्टर शामिल है। MSME क्षेत्र को उधार दिया जाएगा। जो समाज का कमज़ोर वर्ग है, उस समाज के कमज़ोर वर्ग को भी इस प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल किया गया। अब समाज का कमज़ोर वर्ग यहाँ पर किसे कहा है? तो जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति, इनको समाज के कमज़ोर वर्ग में रखा गया, और उनको बैंकों द्वारा ऋण देना अनिवार्य है। कुल ऋण का न्यूनतम 40% देंगे प्राइमरी सेक्टर को, और प्राइमरी सेक्टर की लिस्ट में ये सब शामिल है। इसी में जैसे और देखें तो शिक्षा ऋण भी आता है, इसी में कम मात्रा में आवासीय ऋण भी इसका हिस्सा है, हाउसिंग लोन। तो इस प्रकार RBI ने एक लिस्ट बना के दे रखी है कि प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर शामिल हैं। और आप देखेंगे ये जो कुल ऋण का न्यूनतम 40% देना है, इसमें से भी अगर केवल एग्रीकल्चर की बात करें तो न्यूनतम 18% एग्रीकल्चर को मिलना अनिवार्य है, कम से कम 18%। फिर से ध्यान दें, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैंने माना कि बैंक ने एक वर्ष में कुल ऋण दिया 100 रुपये का, तो कुल 100 रुपये में से 40 रुपये जाएगा प्राथमिकता क्षेत्र को, और कुल 100 रुपये का ही 18% है कृषि क्षेत्र को। यानी जो प्राथमिकता क्षेत्र को जो 40 दिया जा रहा है, उसमें से 18 कृषि के पास चला गया, और शेष जो 22 बचेगा, जो अन्य क्षेत्र इसमें लिस्ट में शामिल है, उनको वो 22% दिया जाएगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो 18% एग्रीकल्चर के पास पहुंचा, 22% अन्य क्षेत्रों के पास पहुंचा, कुल 40% हो गया। टोटल ऋण का बैंक ने 40% उधार दे दिया, और ऐसा करना अनिवार्य है। ये नियम है किसका?
आरबीआई का। तो यहाँ पर ध्यान रखें, आरबीआई द्वारा बनाए गए इस नियम का बैंक पालन नहीं करेंगे तो फिर बैंकों को पेनल्टी झेलनी पड़ती है। तो अब मैं अगर पूरा इसको भाषा के रूप में बोल के सुनाऊँ आपको, तो अनुसूचित व्यापारिक बैंक, कौन से बैंक? अनुसूचित। ध्यान दें, अब आपको अनुसूचित का मतलब पहले से पता है। तो अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने कुल ऋण का न्यूनतम 40% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र को देना, उधार देना अनिवार्य होता है, जिसमें से कृषि का हिस्सा 18% शामिल है। अब क्वेश्चन बनता है, ये प्रावधान बनाया क्यों गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो मैंने जहाँ से शुरुआत करी थी वापस वही लाइन, कि समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसको बैंक के द्वारा ऋण आसानी से मिलता नहीं था, और वो फिर वित्तीय सुविधाओं के लिए असंगठित मुद्रा बाजार पर डिपेंड था, निर्भर था, क्योंकि संगठित बाजार से उसको ऋण लेने में बहुत दिक्कत आती थी, बैंक ऋण देने में रुचि ही नहीं लेते थे। तो इस समस्या को हल करने के लिए आरबीआई ने एक प्रावधान बना दिया। तो आप चेक करें, मैं इससे कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि इस प्रावधान के माध्यम से देश में आर्थिक असमानता को कुछ कम करने में मदद मिलेगी। आर्थिक असमानता, जब किसानों को भी ऋण मिल पाएगा, समाज के कमज़ोर वर्ग को ऋण मिल पाएगा, तो आर्थिक असमानता कम करने में थोड़ी सहायता मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे कम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, हर उपाय थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है, क्योंकि ये तो एक व्यापक समस्या है आर्थिक असमानता। तो आर्थिक असमानता को कम करने में सहायता मिल रही है। कृषि क्षेत्र को साख सुविधाएँ मिल पाएंगी। यदि ऐसा होगा तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन और बढ़ पाएगा, किसानों की आय को बढ़ाने में और सहायता मिल पाएगी। और जो मेन बात है कि असंगठित वित्तीय बाजार की भूमिका धीरे धीरे कम होने लगेगी, किसानों की सेठजी साहूकार पर निर्भरता घटेगी, जो कि अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर ऋण की जो दर होती है, ब्याज की जो दर है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस समस्या से हल करने के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए आरबीआई ने प्रोविज़न बनाया। अब इसको दूसरे एंगल से समझते हैं। ये तो समझ आ गया कि इसमें क्या होता है और क्यों होता है, उद्देश्य क्लियर है। अब ज़रा बैंक के नज़रिए से सोचें। बैंक कहता है कि सर हमें यहाँ पर एक दिक्कत है, बैंक ने अपनी एक समस्या बताई। बैंक कहता है सर हमारे पास जो लोन लेने वाला कस्टमर आ रहा है वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमारे पास लोन लेने आ रही है, उद्योग धंधे हमारे पास लोन लेना चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि लोन दो किसानों को। आप किसानों को लोन देने की बात कर रहे हो, क्योंकि कृषि क्षेत्र, एमएसएमई क्षेत्र। तो हम अगर इंडस्ट्री को लोन नहीं देते तो हमारा बिजनेस उससे प्रभावित होता है। आप समझ पा रहे हैं बिजनेस प्रभावित होने का मतलब? उनका कहना है कि अगर इंडस्ट्री को लोन नहीं मिलेगा तो हमें इंडस्ट्री से इनकम ज़्यादा होती है, ये बात बैंक बोल रहा है। और अगर हम इन क्षेत्रों को, इस पूरे जिसे हम प्राथमिकता क्षेत्र नाम दे रहे हैं, अगर हम इसे ऋण देते हैं तो यहाँ पर एक समस्या है कि एनपीए बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो बैंक कहता है सर हमारी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, हम आपकी बात आप हमारे ऊपर अनिवार्य रूप से लागू कर रहे हो, ये वित्तीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो आरबीआई को भी लगा कि बैंकों को यदि स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का मौका देना है तो फिर इंडस्ट्री को उन्हें लोन देते रहना चाहिए, और उसमें कोई रोक टोक नहीं लगानी चाहिए बैंक आरबीआई को। लेकिन आरबीआई कहता है सर हमारा एक उद्देश्य है कि हम आर्थिक असमानता को कम करना चाहते हैं और जो पिछड़ा वर्ग है समाज का उसको मुख्य धारा में लाना चाह रहे हैं। अब बैंक भी ठीक कह रहे हैं और आरबीआई के उद्देश्य ठीक है, तो इस समस्या का उपाय क्या निकाला जाए? तो आरबीआई ने इसका एक उपाय निकाला, और वो समझिएगा, वो उसमें आप कह सकते हैं करंट इकोनॉमी का पार्ट है। आरबीआई ने एक सर्टिफिकेट बना दिया है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। अब ये क्या है, इसको समझिए। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक, इस बैंक के पास एक इंडस्ट्री या कोई कंपनी मान लेते हैं लोन लेने आई, ठीक है। लेकिन इस एचडीएफसी बैंक को ध्यान रखना है कि इसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कम से कम 40% हिस्सा देना है। अब इस एचडीएफसी के पास, मैंने माना कि कृषि क्षेत्र या जो प्रायोरिटी सेक्टर वाली लिस्ट में जो शामिल थे वो लोग ज़्यादा आ ही नहीं रहे लोन लेने। एचडीएफसी की ब्रांच शहरों में ज़्यादा है और वहाँ पर कृषि क्षेत्र की भूमिका कम है। तो एचडीएफसी को ज़्यादा कस्टमर ये वाले मिल रहे थे, कॉरपोरेट सेक्टर का कस्टमर ज़्यादा मिल रहा है। तो एचडीएफसी ने क्या किया, मैंने माना कि उसने 70% लोन इसको दे दिया और यहाँ कस्टमर कम थे तो 30% लोन उसने वहाँ दिया, ठीक। न्यूनतम कितनी रिक्वायरमेंट थी? 40% की। तो एचडीएफसी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाया। अब आरबीआई ने इसको स्वतंत्रता दे दी एचडीएफसी को, यदि आपके पास कॉरपोरेट वाला कस्टमर ज़्यादा आया तो आप ऐसा कर सकते हो। आपने 40% की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, 30% दिया है, लेकिन अब आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम है वो समझें। एक दूसरा बैंक मान लेते हैं एसबीआई। एसबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर में 50% लोन दिया है,
मिनिमम कितना देना था 40, लेकिन एसबीआई की ब्रांच रूरल एरिया में ज़्यादा है, इसने 50% तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर को दे दिया। तो इसने 10% ज़्यादा दिया, उसने 10% कम दिया। आरबीआई ने एक प्रोविज़न बनाया है जिसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। इस प्रावधान के तहत वे बैंक जिन्होंने न्यूनतम मात्रा से ज़्यादा ऋण दिया, न्यूनतम मात्रा से ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 10% दे चुका, तो ये बैंक एक सर्टिफिकेट जारी कर पाएगा, जिस सर्टिफिकेट को हम नाम बोल रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट बेच सकता है किसे? उस बैंक को जिसने वो ऋण पूरा नहीं किया है, यानी जिसने वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है। फिर से समझें, एसबीआई ने अतिरिक्त ऋण दे दिया, तो एसबीआई एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नाम का सर्टिफिकेट जारी कर पाएगा। कौन जारी कर रहा है सर्टिफिकेट? एसबीआई। लेकिन इसको सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार दिया है आरबीआई ने। ध्यान रखें, आरबीआई तो नियामक है, जारी यही बैंक करेगा। इस सर्टिफिकेट को एचडीएफसी खरीद लेगा, और ये सर्टिफिकेट कितने परसेंट का है? तो 10% का सर्टिफिकेट इसने बेच दिया एचडीएफसी को। अब देखें आप गौर से कि दोनों बैंकों को टोटल लोन जो प्रायोरिटी सेक्टर में देना था, 40 इसे देना था, 40 इसे देना था, 80% लोन जाना चाहिए था। अब देखें कितना गया, इसने दिया 30%, इसने दिया 50%, और 10% का सर्टिफिकेट इसको बेच दिया, तो इसका भी 40 हो गया और उसका भी 40, तो टोटल अभी भी 80% गया। समझ पाए आप कैलकुलेशन को? अभी भी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। उसने 30% लोन दिया था प्रायोरिटी सेक्टर में, इसने 50 दे दिया, 10% का सर्टिफिकेट बेच करके एचडीएफसी की भी बात पूरी होगी। देखो मैंने भी 40 कर लिया अपना, 30 मैंने दे दिया था, 10 इससे खरीद लिया, और इसका भी 50 था तो इसने 10 का बेच दिया, 40 बच गया। अर्थात प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट का फ़ायदा क्या वो समझें, और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन और इसका फ़ायदा पहले समझ लेते हैं। वे बैंक जिनका अधिकांश व्यापार प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अलावा अन्य क्षेत्रों में है, वो अपने व्यापार को कंटिन्यू रख सकते हैं, और चूंकि उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाली प्रावधान पूरे करने हैं मिनिमम, इसलिए वो बाद में किसी दूसरे बैंक से एक सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। और ये जो दूसरा बैंक जो एसबीआई सर्टिफिकेट बेच रहा है, तो सर्टिफिकेट पर कुछ प्रीमियम लेगा, कुछ अमाउंट में बेचेगा, बोली लगाई जाएगी सर्टिफिकेट की। मैंने माना एक्सिस बैंक, इसने भी पूरा नहीं किया था, 10% इसका भी कम रह गया था। मान लो आईडीबीआई, इसका भी 10% कम था, और एचडीएफसी का भी कम था। तो ये तीनों बैंक बोली लगाएंगे कि सर्टिफिकेट हमें बेच दो आप। बेचने वाला कौन है यहाँ पर? एसबीआई। और जब बोली लगेगी तो नो डाउट फ़ायदा होगा किसे? एसबीआई को। तो ध्यान दें, एसबीआई ने जो 10% अतिरिक्त लोन दिया, एसबीआई को उसका फ़ायदा मिलेगा, सर्टिफिकेट बेच करके एसबीआई कुछ कमाई कर सकता है। एचडीएफसी ने कम लोन दिया, लेकिन उसने अपना मेन बिजनेस कंटिन्यू रखा, तो उसको सर्टिफिकेट खरीद के अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, आरबीआई ने प्रावधान क्यों बनाया? ताकि बैंक अपना रेगुलर काम करते रहें, लेकिन साथ साथ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के माध्यम से जितनी साख सुविधाएं बाजार में पहुंचनी चाहिए वो भी पहुंचती रहें। दोनों उद्देश्य पूरे हैं। 80% दोनों से पहुंचना चाहिए था, अभी भी 80% पहुंच गया दोनों से, बस उनकी आपस में ट्रांजैक्शन एक करवा दी। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट नाम का एक नया प्रावधान आरबीआई ने शुरू किया। 4 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो चारों प्रकार के, जैसे एक होता है जनरल, एक कृषि क्षेत्र का, फिर एमएसएमई क्षेत्र का। तो चारों प्रकार के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट की बोली लगती है, और उसके माध्यम से इसकी खरीद बिक्री होती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे इसका पर्पज़ क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पर्पज़ क्या था वो तो हम लोग पहले से जान ही गए कि वो क्यों सर्टिफिकेट बनाया गया है। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो प्रावधान था जो हम अभी पढ़ रहे थे, इसको हम चाहें तो भारत के संविधान से भी जोड़ सकते हैं। संविधान में लिखा है आर्थिक न्याय और समता शब्द एक यूज़ किया गया है। तो देश में समता या समानता कह सकते हो, समानता के उद्देश्य को पूरा करना है, लोक कल्याणकारी राज्य गणराज्य बनाना है, तो उसके लिए हमें संसाधनों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। अभी हम देख रहे थे कि बैंक से इंडस्ट्री को आसानी से लोन मिल जाता है, यानी संसाधनों तक पहुंच है उद्योग धंधों की, लेकिन कृषि क्षेत्र की संसाधनों तक पहुंच ही नहीं है, तो वो फिर एक न्यूनतम आजीविका अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का प्रावधान बना दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एक प्रोविज़न होता है उसे बोलते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में था
कैपिटल कंजर्वेशन बफर। देखिए, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम रिस्क पे चलता है। अब आपको रिस्क भी समझ आ गया है क्योंकि आपने एनपीए पढ़ लिया है। और बैंकिंग सिस्टम रिस्क पे चलेगा, जितना रिस्क बढ़ेगा उतना जिन लोगों ने जमा किया, जो डिपॉजिट करने वाले ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, उनको दिक्कत बढ़ती जाएगी। तो बैंकिंग सेक्टर की रिस्क को कम करने के उपाय समय समय पर आरबीआई करता रहता है। रिस्क कैसे कम करते हैं, तब आपको मैं पुराना याद दिला देता हूँ। पहले एक तो प्रोविजनिंग के माध्यम से, ध्यान आया होगा, एनपीए बढ़ेगा, प्रोविजनिंग बढ़ा देते हैं ताकि रिस्क मैनेज हो। एक शब्द था, आपको याद हो, कल पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उसका नाम था CAR, या दूसरा शब्द था CARAR। इसके माध्यम से रिस्क को मैनेज किया जाता है। उसके अलावा मौद्रिक नीति में हम पहले से जान चुके हैं कि SLR और CRR भी होता है। इसमें भी डिपॉजिट करा के, रिजर्व करा के रख लिया जाता है ताकि रिस्क मैनेज रहे। इसी प्रकार एक और ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल मतलब हिंदी में पूंजी। बैंकों को अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना होता है, स्वयं के पास सुरक्षित रखना पड़ेगा। और ये रखने की प्रक्रिया, सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, इसे कैपिटल कंजर्वेशन बफर कहते हैं। बफर कहते हैं आकस्मिक स्थिति के लिए सुरक्षित रखना, उसे हम बोलते हैं बफर शब्द। कहते हैं ना कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आप कहीं जा रहे हो बाजार, तो कहते हैं बफर के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लेके चलो। वो जो एक्स्ट्रा लेके चलते हो वही बफर इंग्लिश वर्ड है। तो यहाँ पर बफर में इन्होंने कुछ पैसा सुरक्षित रखना, अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा। देखें, प्रोविजनिंग में अपने लाभ का कुछ हिस्सा, CAR में जितना लोन दिया है उसका कुछ परसेंटेज, SLR और CRR तो मौद्रिक नीति का भाग है, तो उस समय समय के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर में कुछ हिस्सा पूंजी का बैंकों को सुरक्षित रखना है। अब ये क्यों रखना है, पहले उद्देश्य समझे। उद्देश्य है कि यदि बैंकों में घाटा बढ़ रहा हो, तो घाटे के बढ़ने के बाद भी बैंक रिस्क को झेलने की क्षमता हो, उसके पास उस जोखिम को झेलने की क्षमता हो। इसका तरीका क्या है कि पूंजी का कुछ हिस्सा अगर पहले से सुरक्षित होगा, पूंजी का कुछ हिस्सा पहले से अगर सुरक्षित है, तो आप कह सकते हो कि बैंक का फिर रिस्क मैनेज हो पाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल कंजर्वेशन बफर का तात्पर्य बैंकों को अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। ऐसा आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन आती है, अनिवार्य है ये। और उसका फ़ायदा क्या है कि यदि बैंक घाटा बढ़े तो उस घाटे को सहन करने की बैंकों के पास क्षमता हो। घाटा कब बढ़ सकता है, बड़ा सिंपल है, जब उनकी एसेट क्वालिटी ख़राब हो। एसेट क्वालिटी का मतलब यदि एनपीए बहुत बढ़ रहा होगा तो घाटा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखें इस बात को कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हाल ही में ये 1.875 के आसपास परसेंटेज में था जो रखना पड़ रहा है बैंकों को, करीब 1.875% अपनी पूंजी का इतना परसेंट उनको बफर में रखना है। लेकिन आरबीआई चाहता है कि इसे करीब 2.5% तक लाया जाए, 2.5% तक इसे किया जाए। अब इसका मतलब क्या है कि इनको बफर ज़्यादा रखना चाहिए। कौन कह रहा है ऐसी बात? आरबीआई कह रहा है बैंकों को बफर ज़्यादा रखना चाहिए। अब आप समझे कि बफर ज़्यादा रखने का मतलब पूंजी ज़्यादा सुरक्षित रख देनी है। तो बताएं, इससे बैंकों की साख सृजन क्षमता पर असर पड़ेगा। अगर आरबीआई गाइडलाइन दे दे कि आपको ये 2.5% कर देना है कल से ही, इमेजिन करें, तो बैंकों को ज़्यादा पूंजी सुरक्षित रखने, तुरंत उनकी साख सृजन क्षमता घट जाएगी। सेकेंड थॉट कि अगर उनको ज़्यादा बफर रखने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब है उनके पास अतिरिक्त पूंजी होनी चाहिए ताकि अपना बिजनेस सुचारू रूप से चला सके। और पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास एनपीए बढ़ने के कारण या उनकी एसेट क्वालिटी ख़राब होने की वजह से उनके पास हमेशा ही पूंजी शॉर्टेज रहती है। तो यदि उनको बफर ज़्यादा रखने को कह दिया जाए तो उनको फिर कहीं और से अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। और वो कहीं और से कहाँ से? सरकार से, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में मेजर शेयर होल्डिंग सरकार की ही होती है, ये आप पहले से जानते हैं। तो इसलिए ये पूंजी की अतिरिक्त व्यवस्था फिर सरकार ही करेगी। अब देखें कि भारत में ये बैंक 1.875 की बजाय 2.5% मेंटेन कर क्यों नहीं पा रहे? करना तो चाहिए आरबीआई के हिसाब से, ये 2020 की मार्च तक कर लेना था, बट अब आरबीआई ने इसको एक्सटेंड कर दिया फिर से। ये पूंजी का 2.5% हिस्सा बैंक क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे? तो कारण क्या हो सकता है? देखो, पहला कारण है एनपीए बढ़ रहा है। जब एनपीए ही बढ़ेगा तो पूंजी घटती जाएगी,
तो फिर वो मेंटेन करने की क्षमता उनकी कम हो जाएगी, बफर रखने की क्षमता। दूसरा आप इसी को कह सकते हो ROA में कमी आ रही है। ROA याद आ रहा होगा आपको, रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स पर दिया हुआ मिलने वाला रिटर्न अब घटता जा रहा है। और तीसरा, सरकार भी पूंजी ज़्यादा देने में समर्थ नहीं, सरकार के पास भी संसाधन कम है। बैंकों की जो एसेट है उसकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, अर्थात बैलेंस शीट ख़राब हो रही है। तो इन सभी कारणों से बैंक कैपिटल कंजर्वेशन बफर में 2.5% मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, यद्यपि RBI चाहता है कि उनको मार्च 2020 तक कर लेना था। हाल ही में RBI ने इसको इंक्रीज़ किया अगले साल मार्च तक के लिए। तो आप समझे कि अगर इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो बैंकों को एक तो थोड़ी सी फ्रीडम मिल गई कि अभी आप मत मेंटेन करो इतना बफर, और दूसरा रिस्क भी बढ़ गई है। कैपिटल कंजर्वेशन बफर जितना कम होगा, पूंजी का कुछ हिस्सा जितना कम सुरक्षित रखोगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत चर्चा में था। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बैंकों की पूंजी, जिसे मैं कह रहा हूँ बार बार कि पूंजी का कुछ हिस्सा, तो बैंकों की पूंजी होती कौन सी है? तो बैंकों की पूंजी को समझ लेते हैं एक बार हम। बैंकों की पूंजी को देखने के लिए हम एक स्लाइड के माध्यम से उस पूंजी को समझ लेते हैं। 2 प्रकार की बैंकों की पूंजी होती है मेनली। देखिए, ये है बैंकों की पूंजी। एक को हम कहते हैं टीयर 1 कैपिटल, दूसरे को कहते हैं टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 पूंजी, टीयर 2 पूंजी। टीयर 1 कैपिटल में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, डिक्लेयर्ड रिजर्व, रिजर्व मतलब घोषित रिजर्व, इसमें जैसे एग्जांपल के लिए SLR डिक्लेयर्ड रिजर्व का पार्ट है। सिक्योर्ड लोन, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था लोन 2 प्रकार के हो सकते हैं, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण। तो यहाँ पर बात हो रही है सिक्योर्ड लोन की, सुरक्षित ऋण की। सुरक्षित ऋण वो होते हैं जिसके एवज में परिसंपत्तियाँ गिरवी रखी गई हैं, और असुरक्षित ऋण वे हैं जिसके एवज में परिसंपत्तियाँ नहीं रखी गई हैं, वर्बल गारंटी के माध्यम से वहाँ पे काम हो रहा होता है। दूसरे प्रकार की गारंटी होती है, परिसंपत्तियाँ नहीं। जैसे आप एजुकेशन लोन देखो, एजुकेशन लोन अगर आप लेते हो तो कोई ज़मीन थोड़ी गिरवी रखते हम लोग, लेकिन अगर आप होम लोन लोगे तो उसके एवज में आपको अपना मकान या जिस मकान के अगेंस्ट लोन ले रहे हो वो गिरवी रखना पड़ेगा। तो दोनों में आप अंतर समझ पा रहे होंगे। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है वो भी जान लो। जब किसी कंपनी की स्थापना होती है, मैंने आपसे कहा था कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो जब किसी कंपनी की स्थापना की जाती है तो स्टार्टिंग में बताया जाता है कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना, और टोटल कैपिटल एक शेयर के माध्यम से बताते हैं। देखें, इस प्रकार से बताया जाता है कि कंपनी का एक शेयर मैंने माना 10 रुपये का है, और इस कंपनी में टोटल 3 करोड़ शेयर होंगे। तो 3 करोड़ टोटल शेयर का मतलब कंपनी की टोटल कैपिटल बन गई 30 करोड़ रुपए। ठीक है, ये जब कंपनी बनाई जाती है, जब कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी का गठन किया जाता है, उसी समय बता दिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को कि हमारी कंपनी में एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये रहेगी और टोटल हमारी कंपनी में इतने शेयर होंगे। तो ये जो नंबर निकल के आया इसे हम बोल रहे हैं ये इस कंपनी का टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल है। और ये जो कैपिटल 30 करोड़ मैंने एग्जांपल में दिखाया, इसी को यहाँ पर मैं शेयर कैपिटल बोल रहा था। तो शेयर कैपिटल टीयर 1 पूंजी का हिस्सा होता है। डिक्लेयर्ड रिजर्व में जैसे SLR रिजर्व है, RBI के पास अपने पास रिजर्व SLR, तो ये रिजर्व भी टीयर 1 कैपिटल का हिस्सा है। और सुरक्षित ऋण जिसके एवज में संपत्ति रखी गई है वो भी टीयर 1 पूंजी का हिस्सा है। इधर मैं एक बार टीयर 2 भी बता देता हूँ, फिर दोनों की तुलना कर लेंगे। टीयर 2 कैपिटल में टैक्स अदा करने के बाद बैंकों की जो आय बची, इनकम आफ्टर टैक्स डिडक्शन, टैक्स पे कर दिया है उसके बाद जो पूंजी शेष बची है वो। दूसरा, इनकम फ्रॉम बैंकिंग एक्टिविटीज़। आपको आज के समय में पता भी है कि यूनिवर्सल बैंकिंग हो रही है। बैंक मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर रहा है और उन एक्टिविटीज़ में बैंकों की इनकम जनरेट होती है। और जैसे आपको याद हो तो बैंक ने लॉकर के माध्यम से बैंक इनकम जनरेट कर लेता है, या फिर बैंकों ने आपको मनी ट्रांसफ़र की सुविधा दी है, फॉरेन एक्सचेंज की बैंक सुविधा दे देता है, वहाँ से बैंक इनकम जनरेट करता है। तो उसके द्वारा बैंकों को जो आय होती है उसे लिखा गया यहाँ पे इनकम फ्रॉम बैंकिंग एक्टिविटीज़। तीसरा शब्द बोला है यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन, असुरक्षित ऋण जिसके एवज में परिसंपत्ति गिरवी नहीं रखी गई है। अब आप देखिए टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, दोनों को अगर ऐड कर दे तो बैंकों का कुल पूंजी निकल के आ जाती है। लेकिन बताएं कि दोनों में से कौन सी पूंजी है जो रिस्क ज़्यादा सहन कर पाएगी।
ऑब्वियसली टीयर 1, क्योंकि टीयर 1 में शेयर कैपिटल है, टीयर 1 में डिक्लेयर्ड रिजर्व है जो कि पहले से सुरक्षित है, और सिक्योर्ड लोन है जिसके एवज में परिसंपत्ति भी है, तो ये सुरक्षित होता है। तो दूसरे शब्द में बोलूँ तो टीयर 1 इसकी जोखिम सहन करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि दूसरा जो है टीयर 2 ये तब तक इनकम क्रिएट करता है जब तक बैंकिंग एक्टिविटी चल रही है। यहाँ रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, इसकी जोखिम सहन करने की क्षमता कम होती है, और दूसरे शब्दों में बोलूँ तो इसकी लिक्विडिटी भी कम है। यहाँ पे कम लिक्विडिटी है, उधर लिक्विडिटी ज़्यादा है, कभी भी आप उसको लिक्विड फॉर्म में, कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हम जो आज पढ़ रहे थे कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर, देखें यहाँ पे मैं बात कर रहा था पूंजी का कुछ हिस्सा, तो ये पूंजी का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, ये टीयर 1 और टीयर 2 पूंजी की बात कर रहे हैं। मेनली बैंकों की पूंजी दो ही प्रकार की होती है, टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल मेनली, बाकी कभी कभी हम टीयर 3 बोलते हैं लेकिन वो काम का नहीं है, उसको क्रिएट किया जाता है। तो टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल दोनों को मिला के उसका कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना है, उसी सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को कैपिटल कंजर्वेशन बफर कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये लाइन क्लियर हो गई होगी कि ये बफर क्यों बनाया गया, रिस्क को मैनेज करने के लिए। अब हम आगे समझते हैं, हमें आज बात करनी है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में। देखिए इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम एक छोटी सी स्टोरी समझ लेते हैं। और वो स्टोरी क्या है कि आरबीआई के पास बहुत सारा मनी रिजर्व में रखा हुआ है। आपको याद होगा जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि आरबीआई कैसे बना, तो मैंने आपसे कहा था कि 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और आरबीआई में सारी पूंजी सरकार ने लगा दी। उसके बाद आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक काम करने लगा। अब आरबीआई भी कई सोर्स से इनकम जनरेट करता है और आरबीआई अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा रिजर्व के रूप में रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है ताकि वो काम आए भविष्य में। इनकम जनरेट करी, इनकम में से कुछ हिस्सा रिजर्व में रख लिया, और उस रिजर्व पर सरकार कहती है कि उस रिजर्व में से कुछ पैसा हमें निकाल के दो। एक नंबर लेते हैं एग्जांपल के लिए, मान लिया आरबीआई की इनकम है 100 रुपये, ठीक, उसमें से आरबीआई ने, मैंने माना कि 30 रुपये रिजर्व करके रख लिया, बाकी जो उसके खर्च हैं वो खर्च पूरे कर रहा है, 30 रुपये उसने रिजर्व रखा हुआ है। तो सरकार कहती है कि जो 30 रुपये आपने रिजर्व रखा है ये ज़्यादा रख लिया, इतने रिजर्व की आवश्यकता नहीं है, इसमें से कुछ हिस्सा हमें दे दो। डिमांड कर रहा है कौन? सरकार। अब आपके मन में आएगा सर सरकार क्यों डिमांड कर रही है? क्योंकि आरबीआई शेयर होल्डिंग, आरबीआई में सारी शेयर होल्डिंग किसकी है? तो सरकार की, भारत सरकार की। तो लाभांश मांग रही है सरकार, लाभ के रूप में हमें दो। अब सरकार कहती है रिजर्व इतना मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इस रिजर्व में से कुछ हिस्सा हमें दे दो। तो कितना रिजर्व आरबीआई को अपने पास रखना चाहिए और कितना वो सरकार को दे, इसके लिए एक प्रारूप तैयार किया जाता है जिसे कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ये बहुत न्यूज़ में रहा है अभी हाल ही में। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का मतलब है कि आरबीआई के पास सुरक्षित रिजर्व कितना हो और उसमें से कितना हिस्सा वो सरकार को ट्रांसफ़र कर दे, कितनी आवश्यकता है, कितना होना चाहिए, इस सब का एक प्रारूप तैयार किया जाए जिसे हम टेक्निकली इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कहते हैं कि पूंजी का प्रारूप, आर्थिक रूप से आवश्यक पूंजी का प्रारूप। अब जो मैं ये तो नंबर बता रहा था आपको, एग्जांपल 100 रुपये 30 रुपये, अब मैं प्रैक्टिकल रियल बात करता हूँ। आरबीआई के पास अपनी इनकम में से लगभग उसने 26% अमाउंट रिजर्व में रखा हुआ है। जो उसकी एसेट है टोटल, आरबीआई की टोटल एसेट में 26% उसने रिजर्व के रूप में रखा है, और वो 26% लगभग 9.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इतना आरबीआई के पास रिजर्व इकट्ठा हो गया, उसने बहुत इनकम जनरेट कर ली है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आरबीआई इनकम जनरेट कैसे करता है, आय कैसे सृजित करता है? मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले इस बात को समझ लेते हैं फिर आय सृजित करने की बात पे आएंगे। तो आरबीआई ने अपनी एसेट का 26% रिजर्व में रखा हुआ, जो नंबर में देखा जाए तो 9.6 लाख करोड़ रुपए बनता है। अब सरकार कहती है कि आपके पास इतना रिजर्व क्या करोगे, इतना रिजर्व हमें दो आप इसमें से कुछ हिस्सा। हम क्या करेंगे? तो सरकार का कहना है कि हम इस रिजर्व में से कुछ हिस्सा आपसे लेंगे और उसको फिर कल्याणकारी कार्यों में खर्च करेंगे, लोक कल्याण के लिए। सरकार के पास तो वैसे ही हमेशा संसाधनों की कमी दिखती, और इतना विशाल देश है, इतनी सारी जनसंख्या है, तो सरकार मांग कर रही है कि इसमें से कुछ हिस्सा हमें दे दिया जाए। अब इसका निर्धारण कैसे किया जाए कि कितना आरबीआई के पास और कितना सरकार को दिया जाए?
तो समय समय पर इस पर कमेटियां बनती रहीं। जैसे एक कमेटी बनी थी सुब्रमण्यम कमेटी, फिर एक कमेटी बनी उषा थोराट कमेटी। ऐसी हाल ही में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था विमल जालान समिति। भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के श्री विमल जालान। तो विमल जालान कमेटी एक बनाई गई जिससे कहा गया कि आप डिसाइड करें कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कैसा हो, प्रारूप कैसा हो, किस हिसाब से इसको यूज़ किया जाए। इस कमेटी ने कुछ अपना सिफारिश दे दी। उस सिफारिश बताने से पहले एक और लाइन, सरकार क्यों पैसा मांग रही है ये तो आप कारण समझ गए। क्वेश्चन बनता है आरबीआई इतना रिजर्व रख के करेगा क्या। तो आरबीआई कहता है कि देश के केंद्रीय बैंक के पास वित्तीय व्यवस्था में कभी भी अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति आए तो उस आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए देश के केंद्रीय बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में रिजर्व होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक। फिर आरबीआई ने बोला विश्व के सभी देशों के केंद्रीय बैंक अपने पास रिजर्व रखते हैं, तो हमें भी कुछ रिजर्व रखना चाहिए उस आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए। और भारत में ये आकस्मिक परिस्थिति कभी भी आ सकती है क्योंकि अभी हम विकासशील अवस्था में हैं। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर वित्तीय समावेशन पूरी तरह से आप कहें कि उसका विस्तार नहीं हुआ है। इसलिए इस वित्तीय परिस्थिति से, आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त रिजर्व होना चाहिए। और आरबीआई का मानना है कि जो अभी हमने रखा ये सफिशिएंट है, इसको कम नहीं करना चाहिए। यद्यपि सरकार का तर्क इसके बिल्कुल विपरीत है। सरकार कहती है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा रिजर्व है, आपको इस रिजर्व में से कुछ हमें दे देना चाहिए। सरकार यहाँ तक तो सहमत है कि केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अलग अलग कमेटियों ने यहाँ पर अलग अलग सिफारिश दी और ये बहुत पुराना किस्सा चल रहा है। रिसेंटली विमल जालान समिति ने सिफारिश दी कि आरबीआई के पास जो रिजर्व है ये ज़्यादा है और आरबीआई को इस रिजर्व में से लगभग 1.6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ यानी 1.60 हो जाएगा वो पॉइंट के बाद, तो 1,60,000 करोड़ रुपए आरबीआई को इस रिजर्व में से ट्रांसफ़र कर देने चाहिए सरकार को, ताकि सरकार उसे लोक कल्याण कार्यों में लगा सके। विमल जालान समिति ने ऐसी सिफारिश दी है और भविष्य में इसको फिर और आगे भी ट्रांसफ़र करना होगा, लेकिन वर्तमान में इसको इतना ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो फिलहाल आरबीआई को सरकार ने वो समिति की सिफारिश के आधार पर आरबीआई को कहा और आरबीआई उस समिति के आधार पर अब पैसा ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन क्या ये सिफारिश सही है कि नहीं? तो इसका एक तर्क ये दिखता है कि अधिकांश विश्व के केंद्रीय बैंकों में संपत्ति का, कुल एसेट का लगभग 16 से 20% के आसपास रिजर्व बैंक रखते हैं केंद्रीय बैंक। दूसरे देशों की बात हम कर रहे हैं। किसी बैंक में एसेट का 16% है, किसी बैंक में एसेट का 20% है। भारत में केंद्रीय बैंक के पास एसेट का लगभग 26% था, तो लगता है कि भारत में ज़्यादा था। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण देखा जाए तो विश्व के दूसरे देशों में एसेट ही ज़्यादा है, तो उस एसेट का 16% नंबर में ज़्यादा आता है। आप मैथमेटिक्स समझ पा रहे हैं कि अगर मान लो भारत में एसेट 100 रुपये की है तो 26 रुपये मेंटेन कर रहे हैं आरबीआई, लेकिन दूसरे देशों में एसेट 1000 है तो उस एसेट 1000 का 16% तो वो 26 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब है कि आरबीआई कहता है कि ये रिजर्व पर्याप्त नहीं है, हमें सरकार को नहीं देना चाहिए, लेकिन अब विमल जालान समिति ने सिफारिश दे दी है। ये तो हुआ रिसेंट मुद्दा कि क्या चल रहा है। अब जो मेन क्वेश्चन यहाँ से यदि यूपीएससी कुछ पूछ सकता है तो वो ये कि आरबीआई के पास इतना रिजर्व आया कहाँ से और आरबीआई इस रिजर्व को किस रूप में मेंटेन करता है, तो वो बात हम जान लेते हैं। आरबीआई की इनकम के स्रोत क्या हैं? तो देखिए आरबीआई कहाँ कहाँ से पैसा कमाता है। तो ये एक स्लाइड है जो आपको आरबीआई की इनकम के सोर्स बता रही है। पहला है ओएमओ। ओएमओ आपको ध्यान आ रहा होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज होती है। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई सेल परचेज करता है। तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो परिचालन, उस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड यूज़ होते हैं उनसे आरबीआई को ब्याज प्राप्त होती है। पहला पॉइंट, आरबीआई को ब्याज कहाँ से मिली? गवर्नमेंट बॉन्ड से। जो उसने गवर्नमेंट बॉन्ड बोलो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक ही बात है, जो उसने ओपन मार्केट ऑपरेशन में यूज़ किया। दूसरा पॉइंट, सरकार को समय समय पर बाजार उधार लेना पड़ता है। ये हम बजट में पढ़ेंगे। जब सरकार को बजट में घाटा होता है तो सरकार उधारी लेती है, तो उस बाजार उधारी कार्यक्रम से आरबीआई को कुछ शुल्क मिलता है, फ़ी मिलती है। तीसरा पॉइंट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में निवेश से प्राप्त है। देखिए समय समय पर आरबीआई विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में निवेश करता रहता है,
जैसे आरबीआई ने डॉलर खरीद के अपने पास रिजर्व बना के रखा हुआ है। अब ये जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, मान लो आरबीआई ने आज डॉलर खरीदा है 40 रुपये के भाव पर और बाद में उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आरबीआई के पास जो एसेट थी वो इंक्रीज हो रही है। आरबीआई ने अपने पास गोल्ड भी रिजर्व करके रखा हुआ है। ये देखो, विदेशी परिसंपत्तियों और स्वर्ण का पुनर्मूल्यन, जो विदेशी परिसंपत्तियां थी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई और जो गोल्ड उसने अपने पास रिजर्व करके रखा उसकी भी वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो आरबीआई की इनकम इंक्रीज होती रहती है। आरबीआई रिजर्व मेंटेन करता ही है। सरकार को आरबीआई लाभांश देता है प्रत्येक वर्ष। लाभांश का मतलब लाभ का अंश। क्यों देता है? क्योंकि शेयर होल्डर है गवर्नमेंट। तो सरकार को जब आरबीआई लाभांश दे देता है, उसके बाद जो शेष आय बचती है वो रिजर्व में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस प्रकार देखें तो आरबीआई की आय के कई स्रोत हैं। उसको ब्याज मिल रहा है, उसको उधारी कार्यक्रम से शुल्क मिल रहा है, विदेशी परिसंपत्तियों से इनकम होती है, उनका रीवैल्यूएशन होता है। रीवैल्यूएशन मतलब पहले जितनी वैल्यू थी अगले साल वैल्यू बढ़ चुकी होती है। हालांकि उसमें रिस्क है, बट लार्ज स्केल पे देखा जाए तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो आरबीआई की आय के स्रोत कौन कौन से, ये आपको भविष्य में प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में था। मेरा ये मानना है कि यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा विमल जालन कमेटी ने क्या सिफारिश दी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। यूपीएससी उसमें से बेसिक चीज़ उठा लेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है। आरबीआई का जो रिजर्व है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि रिजर्व आरबीआई के पास जो मेंटेन कर रहा है, वो ये हमने जो डिस्कस किया था, आरबीआई के पास जो रिजर्व होता है, ये रिजर्व आरबीआई किस रूप में मेंटेन करता है? तो मेनली उसको 4 प्रकार के अकाउंट में आरबीआई रिजर्व को मेंटेन कर लेता है। और वो 4 प्रकार के अकाउंट कौन से होते हैं? तो सबसे पहला तो होता है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड को हिंदी में कहते हैं आकस्मिक निधि। आरबीआई आकस्मिक निधि में पैसा रखता है। जैसे जो 9.6 लाख करोड़ था, इसमें से कुछ हिस्सा उसने आकस्मिक निधि के रूप में एक फंड बना के रखा है। इंग्लिश में कॉन्टीजेंसी फंड बोलते हैं। दूसरा एक और फंड है जिसे हम बोलते हैं गोल्ड एंड करेंसी रिवैल्यूएशन अकाउंट। करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। करेंसी का और गोल्ड का रिवैल्यूएशन किया जाता है। रिवैल्यूएशन समझ रहे? मैंने जो अभी एग्जांपल दिया था कि डॉलर की वैल्यू पहले कितनी थी, आज कितनी है, तो इस अकाउंट में वो कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखता है। उसके अलावा 2 अकाउंट और यूज करे जाते हैं, जिनमें से एक है एसेट डेवलपमेंट फंड। एसेट डेवलपमेंट फंड। और एक तीसरा होता है जो इन्वेस्टमेंट, चौथा अकाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट जितना भी आरबीआई ने किया है उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप देखें कि आरबीआई के पास जो रिजर्व है उसने उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके रख लिया। सबसे ज़्यादा वो कोशिश करता है कि आकस्मिक निधि में रखा जाए। करीब अभी जो था 9.6, इसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास उसने आकस्मिक निधि में रखा था। फिर करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बाकी दोनों एसेट डेवलपमेंट फंड, और चौथा इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन चारों में वो अपना रिजर्व मेंटेन करके रखता है। और इसमें से आप देखेंगे जो आकस्मिक निधि वाला है ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही है वो फंड जो विपदा या आकस्मिक परिस्थिति से निपटने में काम आएगा। तो इस प्रकार आप देखें कि ये जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की बात हम कर रहे थे, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से जुड़ा हुआ था कि आरबीआई की आय के स्रोत क्या हैं और फिर आरबीआई अपने फंड को कैसे मेंटेन करके रखता है। भविष्य में भी आप इससे ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज़ में आप सुनते रहोगे कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में सरकार को इतना मिल गया है, अब और इतना पैसा मिल सकता है, या और कोई कमेटी आ जाएगी, क्योंकि इस पर पहले भी कई कमेटियाँ बन चुकी हैं। यद्यपि आरबीआई सहमत नहीं था कि पैसा दिया जाए, बट सरकार ने उसे रिपोर्ट के माध्यम से उससे पैसा ले लिया, विमल जालन समिति की रिपोर्ट के माध्यम से। अब हम बात करते हैं, जो हम बात टोटल अब तक पढ़ रहे थे, आपने देखा गौर से कि हम पढ़ रहे थे मुद्रा के बारे में, मनी, कि मुद्रा की तरलता बढ़ गई, मुद्रा की तरलता घट गई, फिर मुद्रा को सुरक्षित रखना है। तो ये मनी या मुद्रा होता क्या है, अब हम उसे जान लेते हैं। मनी के बारे में पढ़ेंगे। जो आपने देखा हो तो आपको नोट्स में, यदि आपने नोट्स एक बार पलट के देखे होंगे तो नोट्स में आया होगा मनी के टाइप, फिर M1, M2, M3 ये नाम सुने होंगे, तो उन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात कि मुद्रा या मनी किसे कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी परिभाषा है मुद्रा की। एक इकोनॉमिस्ट ने परिभाषा दी और आप अगर नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा इनको तो नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, फिर परिभाषा बड़ी इंटरेस्टिंग है।
समझ में कुछ नहीं आता परिभाषा सुनने के बाद, परंतु पता नहीं कैसे नोबल मिला। एक्चुअली उसका कारण क्या है कि हमें समझ में नहीं आता, परिभाषा में गहराई बहुत है। मुद्रा की परिभाषा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। कुछ समझ नहीं आया, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। बताए क्या इस परिभाषा में? तो इसमें बताए हैं कि जो मुद्रा का, मनी का जो कार्य है, यदि आप वो जानते हैं तो फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि हम मनी किसे कहें। अब इसका मतलब है कि इस मुद्रा की परिभाषा को समझने के लिए, सैमुअलसन ने ये परिभाषा दी थी, इस परिभाषा को समझने के लिए हमें मुद्रा के कार्य समझने पड़ेंगे। कार्य जान लेते हैं, और मुद्रा के कार्य आसानी से समझ में आए इसके लिए हम पुरानी व्यवस्था जानें। जब मुद्रा नहीं होती थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था कि वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। एक वस्तु ले ली और दूसरी वस्तु दे दी। जैसे आप एग्जाम्पल समझें कि मान लो कोई एक व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी। ए व्यक्ति के पास, मैंने माना कि इसके पास एक घोड़ा है, ये घोड़ा बेचना चाहता है, और बी व्यक्ति है, उसके पास गेहूं है, ये गेहूं बेचना चाहता है। दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, अचानक से दोनों मिल गए। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अलग अलग गांव के रहने वाले। इसने बोला भाई मैं गेहूं बेचना चाहता हूं, लेकिन इस व्यक्ति को घोड़ा नहीं खरीदना है, ये कहता है मुझे तो गधा खरीदना है। अभी ये कहता है भाई मेरे पास गधे से भी बढ़िया है, समझ रहे हैं आप, इसके पास घोड़ा है। तो वो कहता नहीं, मुझे जो काम गधे से करवाना है वो घोड़ा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की बात पर सहमत नहीं हुए। और जो ये ए व्यक्ति था, ये घोड़ा बेचना चाहता है लेकिन ये चावल खरीदना चाह रहा है और इसके पास गेहूं है। तो दोनों की जब बात मैच नहीं करती है तो फिर कुछ समय तक ये दूसरे भटकते रहेंगे, एक दूसरे अलग अलग किसी व्यक्ति को ढूंढेंगे कि हमारे अनुसार कोई व्यक्ति मिल जाए। अर्थात आप देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली में टाइम बहुत लगता था, और इस समय ज़्यादा लगने के कारण दिक्कत होती थी कि वस्तुओं का विनिमय हो ही नहीं पाता था। मुद्रा ने वो सारा काम अब आसान कर दिया है। आज के समय में आप मुद्रा लेकर के कुछ भी चीज़ तुरंत खरीद सकते हो। पहले आप देखेंगे कि पुरानी इस व्यवस्था में उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करना भी आसान नहीं होता था। कि गेहूं अगर आप दे रहे हो, मान लो 1 क्विंटल गेहूं दी, तो उस 1 क्विंटल गेहूं के बदले में कितने घोड़े मिलेंगे या कितने गधे मिलेंगे, ये निर्धारित कैसे हो? तो उसका वैल्यूएशन भी नहीं हो पाता था। आज मुद्रा ने वो सारा काम आसान कर दिया। तो मनी हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का। और मनी के जो कार्य हैं, तो सबसे पहला कार्य है मुद्रा का विनिमय। मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। हम कुछ भी विनिमय एक्सचेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हम मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला कार्य है मुद्रा का विनिमय करना, मुद्रा विनिमय के काम आती है। दूसरा, भविष्य के भुगतानों का मानक है मुद्रा। भविष्य के भुगतान, जैसे आप देखें कि आपने किसी व्यक्ति को भविष्य में ब्याज अदा करनी है। आज आपने किसी से उधार लिया, भविष्य में ब्याज देंगे, तो ब्याज कितना देंगे? अगर हम उससे कहें कि हम आपको 5 किलो गेहूं दे देंगे या 5 किलो चावल दे देंगे, तो वो कहेगा नहीं 5 किलो चावल की तो वैल्यू कम होती है, नहीं मानेगा। तो भविष्य के भुगतानों का मानक मुद्रा है। कितना भुगतान किया जाएगा, इसके बारे में हम मुद्रा से कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हैं कि भविष्य में कितना भुगतान करना चाहिए, कितना कैलकुलेशन हो सकती है। तो मनी के माध्यम से वो कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है। और क्यों हो जाती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि मुद्रा मूल्यमान की इकाई है। किसी भी वस्तु का मूल्य कितना हो तो उसकी इकाई मुद्रा है। जैसे मैंने कहा कि ये पेन 100 रुपये का है, तो 100 रुपये यहाँ पर इकाई है। मैं क्या बोलूँ, अगर ये मुद्रा ना होती तो क्या होता? हम क्या बोलते, पेन कितने का? 5 किलो गेहूं का। या पेन कितने का? 2 किलो चावल का। ये इकाई नहीं हुई, इकाई अलग अलग हो रही है। कभी चावल से आप मेजर कर रहे हो, कभी दाल से, कभी गेहूं से, लेकिन मुद्रा एक ही इकाई है। आप चाहे इस पेन की वैल्यू लगाएं या इस बोर्ड की, कुछ मुद्रा में वैल्यू लगेगी। तो मुद्रा मूल्यमान की इकाई है, यूनिट ऑफ वैल्यू की यूनिट है। और अगर ये मुद्रा मूल्यमान की इकाई है तो इस इकाई का प्रयोग भविष्य के भुगतानों के रूप में किया जाता है। और एक और हम कार्य इसी से निकाल सकते हैं कि वस्तु का मूल्य, अगर आपको वस्तु सुरक्षित रखनी है, पुरानी प्रणाली में आप देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को स्टोर करके रखेंगे तो वस्तु में डेप्रिसिएशन हो सकता है।
मान लो आपने गेहूँ अपने पास संभाल के रख ली और बाद में भाई गेहूँ से वस्तुएं खरीदते रहेंगे दूसरी, लेकिन हो सकता है ना कि आपके घर में दूसरे प्राणी रहते हो जो गेहूँ की क्वांटिटी कम कर दें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गेहूँ की क्वालिटी भी ख़राब कर दें तो उससे फिर आपको नुकसान हो गया। लेकिन आज के समय में हम मूल्य को स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे? मूल्य का भंडार कर सकते हैं मुद्रा के रूप में। आज हमें गेहूँ चावल स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। हम गेहूँ चावल को बेच के उसकी एवज में मुद्रा जो हमारे पास आई उसे हम बैंक अकाउंट में या घर में कैश के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं। तो मूल्य का भंडार, उस गेहूँ का जितना मूल्य था हमने उसको स्टोर करके रख लिया। लेकिन अगर आप वस्तु को स्टोर करके रखते तो क्वालिटी डिक्रीज होती, क्वांटिटी घट सकती थी, तो समस्याएं, एक नई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती। तो हम बात करें कि मुद्रा के कार्य कौन से हैं, तो मेनली मुद्रा के 4 कार्य माने गए हैं। विनिमय का माध्यम है, भविष्य के भुगतानों का मानक है, मूल्य के भंडार के रूप में यूज होता है और मूल्यमान की इकाई है। ये तो हुई मुद्रा के कार्यों की बात। मुद्रा के कुछ स्वरूप होते हैं। आप स्वरूप कह सकते हो, आप उनको प्रकार भी कह सकते हो कि मनी के कुछ नाम आप लोगों ने सुने हो। तो मुद्रा के स्वरूप कौन कौन से हैं तो उनको हम देखें। देखिए, मुद्रा के स्वरूप में पहला नाम आता है विधिक मुद्रा, लीगल टेंडर मनी। ये छोटी छोटी एक एक लाइन की परिभाषा है, मैं एक एक परिभाषा सुना देता हूँ। विधिक मुद्रा पहला वर्ड लिखा है, लीगल टेंडर मनी। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, लीगल टेंडर मनी, हिंदी नाम विधिक मुद्रा था। वह मुद्रा जिसे किसी कानून के द्वारा जारी किया गया है, जिसे किसी विधि के द्वारा जारी किया गया है, तो उसे हम बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। कोई कानून है उसके पीछे जारी करने के लिए, और उस कानून का कोई केयर टेकर भी होगा। जैसे भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई को संसद ने अधिकार दिया है कानून बना करके कि आप मुद्रा जारी कर सकते हो। तो जो मुद्रा कानून के तहत जारी की गई है उसे हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। तो आंसर बताएं एग्जाम्पल के लिए, हम 500 का नोट लीगल टेंडर मनी है। भाई 500 रुपये का नोट किसी कानून के तहत जारी किया गया। आपको अगर याद हो तो नोटबंदी जिस दिन की गई थी घोषणा, तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला था कि आज रात से 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर मनी नहीं रहेंगे। आप सुन के देखिए, उसे यूट्यूब पर अवेलेबल है। लीगल टेंडर मनी नहीं रहेंगे। तो लीगल टेंडर मनी का मतलब आज रात के बाद से उनके लिए कानून समाप्त हो जाएगा, उनको जारी करने का अधिकार अब खत्म हो जाएगा। अब आपको नए नोट जो कानून के द्वारा जारी किए जाएंगे उनका प्रयोग करना होगा। तो उसी पर फिर बाद में क्वेश्चन भी आया। तो पहला नाम लीगल टेंडर मनी, तो इसे किसी न किसी कानून के तहत जारी किया जाता है। दूसरा जो इसी में नाम था, देखिए हम एक बार नाम देख लेते हैं। दूसरा है फिड्यूशरी मनी। ये जो लिखा है विश्वास आधारित मुद्रा, इसे इंग्लिश में कहते हैं फिड्यूशरी मनी। विश्वास आधारित मुद्रा वह मुद्रा जो किसी जारी की जाने वाली संस्था के विश्वास पर आधारित होती है। जारी की जाने वाली संस्था, अब समझें इसको। जैसे आप देखिए 500 का एक नोट, तो 500 का नोट जारी किसने किया? आरबीआई ने। और अगर आपको कोई 500 का नोट दे तो आप तुरंत उसको ले लेते हैं। क्यों? आपको भरोसा है वो नोट चलेगा? बिल्कुल। क्यों भरोसा है? क्योंकि उस संस्था ने, जिसने उसे जारी किया, आपको संस्था पर भरोसा है। आपको लगता है ना आरबीआई ने जारी किया, अरे चलेगा क्यों नहीं, नोट असली है। और अगर आप मानो वही उस पर लिखा होता, बच्चों वाला जो याद हो, आपने कभी देखा हो, खेल मुद्रा, तो आप कहते हैं अरे इसके कौन लेगा, ये तो नकली है। तो जिस संस्था ने जारी किया है, हमें उस संस्था पर भरोसा है, और जिस संस्था पर हमें भरोसा है, भारत में बात करें तो आरबीआई, तो ऐसी मुद्रा जो संस्था के विश्वास पर कार्य करती है तो उसे हम विश्वास आधारित मुद्रा कहते हैं। आपने देखा होगा नोट पर एक वचन लिखा होता है, ध्यान दिया है कभी नोट पर वचन? मैं धारक को, है ना। जीवन के सारे वचन टूट सकते हैं, यही वचन नहीं टूटता बस। तो इसमें लिखा होता है कि मैं धारक को इतने इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और नीचे फिर गवर्नर के सिग्नेचर, आरबीआई के गवर्नर। इसका मतलब आपको उस वचन पर भरोसा है कि भाई लिखा है, वचन दिया है, तो ये पैसा कहाँ जाएगा, तो मिल ही जाएगा। अगर नहीं चलेगा तो कम से कम आरबीआई तो ले ही लेगा। तो आपका उस संस्था पर भरोसा है। और ये आप ध्यान दें, आज की क्लास में इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत में या किसी भी देश में फाइनेंशियल सिस्टम, ये शायद मैंने पहले भी कभी लाइन किसी क्लास में बोली होगी, लेकिन आपको तब थोड़ी कम समझ में आई होगी। किसी भी देश में जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय व्यवस्था, वो विश्वास पर चलती है, भरोसे पर चलती है।
हमारा बैंकों पर भरोसा है, हम जमा करते हैं। बैंकों का लोन ले जाने वाले ग्राहकों पर भरोसा होता है, वो ले जाते हैं। आरबीआई का बैंकों पर भरोसा और बैंकों का फिर आरबीआई पर, आरबीआई का जनता पर, जनता का आरबीआई पर। ये पूरा सिस्टम विश्वास पर चलता है। आप कहेंगे सर नहीं ऐसा थोड़ी, तो देखें आप इसको, आप उस नोट को केवल और केवल विश्वास के कारण ही समझते हैं। नहीं तो हम लोग शायद सभी लोग इतने साक्षर पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि उस नोट के बारे में ठीक ठाक सब जानकारी हो। बस इतना जानते हैं भाई आरबीआई ने जारी किया, असली होगा। तो हमारा उस संस्था पर विश्वास है। तो आप चेक करके बताएं 500 का नोट फिड्यूसरी मनी है या नहीं। बिल्कुल है, वो विश्वास आधारित मुद्रा है, जारी की जाने वाली संस्था के विश्वास पर चलता है। और अब आप देखें कि किसी भी देश की जो करेंसी है वो विश्वास आधारित मुद्रा है। तो क्या आंसर मिला? तो 500 रुपये का नोट लीगल टेंडर मनी भी है और वो 500 रुपये का नोट विश्वास आधारित मुद्रा भी है। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा नाम यहाँ लिखा फिएट मनी। ये जो तीसरा पॉइंट है ये है फिएट मनी। आप इसे फिएट ही ध्यान रखें। फिएट मनी का मतलब होता है वह मुद्रा जिसे स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता, यानी आपके लिए स्वीकार करना बाध्य है। जैसे आप किसी दुकानदार से कुछ वस्तु या सेवा खरीदते हो और आपने उसको 500 रुपये का नोट दिया, असली नोट की बात हो रही है। अगर आपने उसको 500 का नोट दिया तो स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। हाँ, वो ये कह सकता है मेरे पास खुले नहीं हैं, आप खुले दे दो, अच्छा रहेगा, आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस नोट को नहीं लेता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो नोट आरबीआई ने जारी किया, वो फिड्यूसरी मनी है, इसको स्वीकार करना बाध्य है। आप कहेंगे सर इसको बाध्य है, तो फिर क्या है जो बाध्य नहीं है? जो बाध्य नहीं होता उसे हम कहते हैं वैकल्पिक मुद्रा, ऑप्शनल मनी। और ऑप्शनल मनी में क्या हो सकता है? जैसे डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों ने देखा होगा, कॉलेज में कभी ना कभी काम आया होगा। डिमांड ड्राफ्ट के शॉर्ट में डीडी बोल देते हैं। अगर आप दुकानदार के पास गए, आपने कोई वस्तु खरीदनी, आपने कहा ये लो डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दिया, हो सकता है वो कहे मैं नहीं लेता। वो कहेगा आपसे मेरे अकाउंट में तो ट्रांसफ़र कर दो या कैश दे दो, पेटीएम वगैरह आजकल ऑप्शन आ गए हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट एक ऑप्शनल मनी है, वैकल्पिक है। दुकानदार चाहे तो स्वीकार करे, ना चाहे तो ना भी करे। तो और लेकिन जबकि 500 रुपये कैश जो हम बात कर रहे हैं वो कैसी मनी थे? फिएट मनी। तो वो फिएट मनी जिसको स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता, स्वीकार करना बाध्य होता है। इसी प्रकार देखें और नाम, जैसे पूर्णकाय मुद्रा और दूसरा शब्द है सांकेतिक। दोनों से समझ में आ जाएगा एक साथ ही। पूर्णकाय मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा जिसका अंकित मान और वस्तुमान दोनों बराबर हो, उसे पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। जिसका अंकित मान और वस्तुमान बराबर होगा तो पूर्णकाय मुद्रा, और अंकित मान ज़्यादा और वस्तुमान कम तो सांकेतिक मुद्रा। मैं उम्मीद करूँ समझ आ गया होगा, बट फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे 500 रुपये का नोट, उस पर लिखा हुआ है 500। आप ये बताइए क्या उस कागज़ की कीमत 500 रुपये है? बिल्कुल नहीं। 3, 4, 5 रुपये का शायद वो कागज़ होगा। 500 रुपये के बराबर उस कागज़ की वैल्यू नहीं है। वो 500 की वैल्यू 500 क्यों मिल जाती है? क्योंकि उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर है, वो आरबीआई द्वारा जारी किया गया। तो लिखा तो है 500, अंकित मूल्य 500 है, लेकिन वस्तुमान, कागज़ का मान 3, 4, 5 रुपये है। अंकित मान ज़्यादा, वस्तुमान कम, लेकिन ये अंकित मान संकेत कर रहा है कि 500 के बराबर है। इसलिए इसे कहते हैं कौन सा? टोकन मनी या सांकेतिक मुद्रा। इंग्लिश वर्ड है यहाँ पर टोकन मनी। आपने देखा है ना, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या किसी दुकानदार के पास गए, उसने टोकन दे दिया, कहता है बाहर से समोसे ले लो। देखा होगा आपने, उस टोकन पे लिखा होता है कुछ 40, 50, 100 नंबर लिखा होता है। क्या वो टोकन 100 रुपये के बराबर है? बिल्कुल नहीं। वो टोकन तो प्लास्टिक का है, शायद 1 रुपये की वैल्यू नहीं। गलती से आप उसे चोरी करके ले जाओ, वो पूछेगा भी नहीं कहाँ गया टोकन। दूसरा वर्ड है पूर्णकाय मुद्रा। इंग्लिश वर्ड बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड यानी जितने उस वस्तु की वैल्यू है उतना ही उस पर अंकित है। जैसे गोल्ड का कॉइन, सोने का सिक्का। सोने का सिक्का अगर उस पर लिखा है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम सोने के बराबर ही है, उसमें कुछ कटौती नहीं। ऐसा नहीं कि लिखा 10 ग्राम है लेकिन वैल्यू 1 ग्राम सोने के बराबर हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर देखें आप, सांकेतिक मुद्रा में ऐसा ही होता है, अंकित मान ज़्यादा होता है और वस्तुमान कम। तो ये सांकेतिक मुद्रा है। एक नाम मैंने और भी उसमें स्लाइड में लिखा था, हॉट मनी। हॉट मनी। अब ये हॉट मनी क्या है? वैसे थोड़ा बहुत अभी समझते हैं, कुछ हिस्सा इसका आपको जब हम एफडीआई वगैरह पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। हॉट मनी का मतलब होता है
वह मुद्रा जिसकी पलायन करने की प्रवृत्ति होती है और बहुत तीव्र प्रवृत्ति होती है। पलायन बहुत तेजी से करता है, तेजी से पलायन करने की प्रवृत्ति है, उसे हम हॉट मनी कहते हैं। जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी चला जाता है। थोड़ा सा कम समझ में आएगा, मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको, इसलिए टेंशन नहीं ले। जब हम शेयर मार्केट और एफडीआई के बारे में पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ इसका एग्जाम्पल होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, हिंदी में विदेशी संस्थागत निवेश। ये जितना जल्दी निवेश आता है उतना ही जल्दी निवेश वापस भी भाग जाता है, इसलिए हम इसे FII का दर्जा देते हैं और यहाँ पर हम इसे हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी मतलब इसकी पलायन करने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, तेज़ी से पलायन कर जाता है, तेज़ी से ही आता है, बहुत कम समय में ऐसा करता है, इसलिए इसे हॉट मनी का दर्जा दिया गया। तो ये थे मुद्रा के स्वरूप। मुद्रा के स्वरूप कौन कौन से थे ये हमने समझ लिया है। अब हम आगे बात करेंगे मुद्रा आपूर्ति के बारे में, मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति, देखिए आप लोगों ने एक शब्द बार बार मेरे से सुना होगा, मुद्रा प्रवाह बढ़ गया, मुद्रा प्रवाह घट गया। आज हम मुद्रा प्रवाह ना बोल करके उसे मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई वर्ड बोलेंगे। तो देख लेते हैं एक बार मनी सप्लाई होता क्या है। देखिए मुद्रा आपूर्ति का तात्पर्य होता है कि मुद्रा की वह मात्रा जो इस टाइम संचलन में है या अर्थव्यवस्था में किसी बिंदु पर, किसी समय बिंदु पर उपलब्ध मुद्रा की मात्रा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के हिसाब से भी काम का ज़्यादा है, प्रीलिम्स में स्पेशली। किसी समय बिंदु पर उपलब्ध मुद्रा की मात्रा, उसे हम मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई कहते हैं। तो सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि किसी समय पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जितनी मुद्रा है उसे टोटल जोड़ दें, मनी सप्लाई आ जाएगा। लेकिन केवल ऐसा नहीं है, उसमें कुछ और बात भी है, ध्यान से देखें। ये जो मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई मैंने शब्द लिखा है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक-चर है। इकोनॉमिक्स में दो प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक स्टॉक और दूसरा फ्लो। और जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं उनका कोई काल आयाम या उनका टाइम पीरियड नहीं होता। हिंदी में बोले तो काल आयाम, इंग्लिश में वर्ड बोले तो टाइम पीरियड नहीं होता है। टाइम पीरियड नहीं होगा। टाइम पीरियड नहीं होने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि एक सप्ताह, एक दिन, एक महीना, एक वर्ष, नहीं, कोई टाइम पीरियड नहीं होता। किसी एक निश्चित समय बिंदु पर कितना स्टॉक है अर्थव्यवस्था में मुद्रा का, उसे मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं। एक एग्जांपल देखें, 10:15 पर अर्थव्यवस्था में ये बिंदु हो गया। 10:15 पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा का कुल स्टॉक, कितना स्टॉक है? तो मैंने माना कि मुद्रा का स्टॉक है 15 लाख करोड़ रुपए, तो वो हो गया मुद्रा आपूर्ति इतनी। अब आप देखिए, जो आज 10:15 पर है, वो आज से 5 दिन बाद शाम को 5 बजे क्या उतना ही स्टॉक होगा? नहीं, वो कुछ बदल चुका होगा, तो मुद्रा आपूर्ति बदल जाएगी। तो हम कह रहे हैं जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यानी किसी समय बिंदु पर उपलब्ध मुद्रा की मात्रा, स्टॉक कितना उस समय, तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। ऐसा नहीं कि एक अवधि में, एक सप्ताह में, एक महीने में, ऐसी कोई अवधि नहीं बात कही गई है। तो इसे हम मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, ये स्टॉक तो बोल दिया, लेकिन किसके पास स्टॉक? तो ये स्टॉक है जनता के पास। ये यहाँ पर फिर से काम का शब्द है कि जनता के पास किसी समय बिंदु पर उपलब्ध मुद्रा का कुल स्टॉक मुद्रा आपूर्ति कहलाता है, जिसका कोई काल आयाम नहीं होता है। जनता का मतलब क्या हम लोग नागरिक केवल? नहीं, जनता शब्द यहाँ पर व्यापक है। इस जनता शब्द में सरकार और RBI दोनों शामिल नहीं हैं। सरकार और RBI को छोड़ करके अन्य सभी संस्थाएं जनता शब्द का हिस्सा हैं। विभिन्न प्रकार के बैंक जनता शब्द में शामिल हैं। NBFC वो भी जनता में शामिल है, पोस्ट ऑफिस वो भी जनता में शामिल है। कौन नहीं है? केंद्र सरकार और RBI। तो RBI और सरकार को छोड़ करके जितनी भी संस्थाएं देश भर में हैं, हम और आप सभी नागरिक, उसके अलावा सभी वित्तीय संस्थाएं, वो सब जनता शब्द का हिस्सा हैं। अब एक बार फिर से इस परिभाषा को देखें कि जनता के पास किसी समय बिंदु पर उपलब्ध मुद्रा का कुल स्टॉक मुद्रा आपूर्ति कहलाता है। यानी आपके और मेरे पास इस समय जितना स्टॉक है, बैंकों के पास जितने इस समय मुद्रा है, उस सब को जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति।
आरबीआई और सरकार के पास जो पैसा है उसे इसमें शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? बड़ा सिंपल सा कारण है, क्योंकि आरबीआई और सरकार दोनों मुद्रा जारी करते हैं, उनके पास मुद्रा जारी करने का अधिकार है। यहाँ में मुद्रा जारी करने वाली संस्थाओं को शामिल नहीं करना होता है, केवल जनता शब्द के पास, जनता के अंतर्गत क्या है मैंने बता ही दिया, जनता के पास जो मुद्रा है उसे काउंट करना होता है। तो ये दोनों जारी करते हैं, 1 रुपये का नोट आरबीआई भारत सरकार और बाकी सभी नोट ये आरबीआई जारी करता है, तो इसलिए उनको शामिल यहाँ पे नहीं किया गया। अब मैं आपको पुरानी क्लास से इसे लिंक करके एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो आरबीआई ने सीआरआर को, सपोज सीआरआर को आरबीआई ने बढ़ा दिया, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ सीआरआर बढ़ेगा, इसका मतलब बैंकों को ज़्यादा कैश रिजर्व कर देना आरबीआई के पास। तो जो कैश रिजर्व करेंगे आरबीआई के पास, तो बैंकों के पास मुद्रा की मात्रा, मुद्रा का प्रवाह बाजार में कम हो जाएगा, क्योंकि सीआरआर में ज़्यादा रिजर्व किया, तो मनी का फ्लो घट गया। ठीक है, मुद्रा का प्रवाह घट जाएगा। वहाँ हमने मुद्रा का प्रवाह बोला था, अब मुद्रा का प्रवाह ना बोल करके मनी सप्लाई बोल के देखिए। जब सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक किस में शामिल है? जनता में। तो जनता के पास मुद्रा का स्टॉक कम हो जाएगा, और जैसी जनता के पास मुद्रा का स्टॉक कम होगा तो हम बोलेंगे मनी सप्लाई घट गई। समझ पाए आप लोग? सीआरआर बढ़ने से हम बोलते थे तरलता घट गई या मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा। अब हम सीआरआर बढ़ने से एक शब्द और बोल सकते हैं कि मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। किसके पास मुद्रा आपूर्ति? जनता के पास। और जनता शब्द में आरबीआई और सरकार शामिल नहीं है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो मनी सप्लाई वर्ड में ये दोनों नहीं होते। ये दोनों कहाँ शामिल होते हैं उसको भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि मुद्रा आपूर्ति की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। तो मुद्रा आपूर्ति की विभिन्न अवधारणाओं को देखने के लिए हम 4 फॉर्मूले समझ लेते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि मुद्रा आपूर्ति शब्द में जनता के पास मुद्रा शामिल है, तो इसमें M1, M2, M3 और M4 ये जो चारों फॉर्मूले हैं, यही चारों फॉर्मूले मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाएं हैं। तो कॉमन बात एक क्या है कि चारों में से किसी भी फॉर्मूले में सरकार के पास और आरबीआई के पास शामिल धन इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि जनता के पास शामिल धन जोड़ते हैं तो उसको नहीं यहाँ पे गिनेंगे। अब देखते हैं मुद्रा आपूर्ति के पास, मुद्रा आपूर्ति की जो अवधारणाएं हैं उसमें चारों फॉर्मूले किस प्रकार से बताए गए हैं उसको एक बार समझ लेते हैं, चारों फॉर्मूले को। और एक बात और, चारों फार्मूलों को जानने से पहले, क्योंकि आप चारों को याद तो कर लेंगे और आपके इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, वो जो कॉमन बात है उसका ज़रूर ध्यान रखें कि आरबीआई और सरकार इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जहाँ ये दोनों शामिल हो जाएंगे तो फिर वो फार्मूला गलत हो जाएगा, फार्मूला याद रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर है? अब हम देखते हैं उन फार्मूलों को, कौन से वो फार्मूले हैं। M1 का मतलब है नागरिकों के पास मुद्रा, इसको हम C से डिनोट कर देते हैं। दूसरा, बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा, इसे डिमांड डिपॉजिट से डिनोट कर देते हैं। और तीसरा, यहाँ पर एक वर्ड आना चाहिए आरबीआई, ये मिसप्रिंट हो गया, आरबीआई के पास अन्य जमा, अदर डिपॉजिट। ध्यान दें, अन्य जमा आरबीआई का जमा नहीं है, ये बैंकों का पैसा जो आरबीआई के पास है उसे यहाँ पर अन्य जमा कहा गया है। आरबीआई का मनी यहाँ पर काउंट नहीं किया गया, क्योंकि वो तो काउंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुद्रा आपूर्ति में जनता के पास मुद्रा शामिल होती है, आरबीआई और सरकार वाला नहीं। दूसरा जो फॉर्मूला M2 बराबर M1 प्लस, तो M1 में क्या क्या था? C यानी कैश, DD डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में बचत जमा, सेविंग डिपॉजिट, ये बन गया M2। M3 में फिर से M1 है, ध्यान रखें, अपनी मर्जी से फार्मूला ना बनाए, कहीं सोचे आप लोग कहीं गलती हो गई है सर, M3 के बाद तो फिर M2 जुड़ना चाहिए था, आप ना बनाए फार्मूला, आरबीआई ने बनाया। M3 बराबर M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली में टाइम डिपॉजिट। यहाँ पर देखिए बैंकिंग प्रणाली में केवल डिमांड डिपॉजिट जुड़ा हुआ है, टाइम डिपॉजिट और जोड़ दिया गया है। तीसरा, चौथा फार्मूला M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में समस्त जमा। तो 4 ही छोटे छोटे फार्मूले हैं। M1 में C प्लस DD प्लस OD अदर डिपॉजिट, फिर जब M2 निकालते हैं तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट जोड़ देते हैं। M3 निकालना है तो M1 में बैंकों का टाइम डिपॉजिट जोड़ दिया, और M4 निकालना है तो फिर पोस्ट ऑफिस का सारा डिपॉजिट जोड़ दिया। ये जो पोस्ट ऑफिस का समस्त जमा जोड़ा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय बचत पत्र को शामिल नहीं करते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र इसको शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय बचत पत्र एक प्रकार की सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट जारी करती है, सरकारी प्रतिभूति। अब आप बताएं, जब सरकार इस प्रतिभूति को जारी करेगी तो पैसा कहाँ चला जाएगा? सरकार के पास। भाई पब्लिक को बेचा, सरकार के पास पहुँच गया, और सरकार का धन इसमें शामिल करना नहीं है,
क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मुद्रा आपूर्ति, इसलिए राष्ट्रीय बचत पत्र को यहाँ शामिल नहीं किया जाता है। वो फॉर्मूले का ही हिस्सा है कि उसको नहीं शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाओं में 4 अवधारणाएं हैं, M1, M2, M3, M4, और इन चारों में से आरबीआई जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है वो है M3, क्योंकि यही अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से ज़्यादा रोटेट होता है, इसीलिए M3 को व्यापक मुद्रा भी कहा जाता है। व्यापक मुद्रा, M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है क्योंकि समस्त अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक प्रयोग M3 का होता है, M4 का नहीं। और अगर हम लिक्विडिटी का क्रम बनाएं, तरलता का क्रम, सबसे ज़्यादा तरल कौन सा होता है? कैश। और कैश किस में? M1 में। तो सर्वाधिक तरलता M1 की, फिर M2, M3 और M4 तरलता का क्रम बन जाता है। M1 सर्वाधिक तरल है, M2 से M3, फिर इस तरह से ये तरलता का क्रम। देखिए अब तरलता मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो उतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि तरलता किसे कहते हैं। आप उस तरलता के कॉन्सेप्ट को ध्यान करें और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जब कैश इसमें है तो सबसे पहले तरल यही होगा। ये बात हुई मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाओं की। इससे मिलता जुलता एक और शब्द है जिसे हम बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर मनी। हाई पावर मनी, उच्च शक्ति मुद्रा। और ये उच्च शक्ति मुद्रा में क्या आएगा? तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो मुद्रा आपूर्ति वर्ड था, मुद्रा आपूर्ति में किसके पास मुद्रा थी? जनता के पास, और छोड़ दिया था किसे? आरबीआई और सरकार को। अब उन दोनों को भी शामिल कर लिया जाए, सरकार और आरबीआई, उन दोनों के पास जितनी टोटल मुद्रा है उसे भी यहाँ पर ऐड कर दिया। और अगर हम उसे भी ऐड कर देंगे तो जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा उसे उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं, हाई पावर मनी कहते हैं। हाई पावर मनी, जनता के पास मुद्रा यानी नागरिकों के पास, बैंकों के पास, फिर सरकार के पास मुद्रा, आरबीआई के पास जो स्टॉक है, सबका टोटल जोड़ दें तो उसे हाई पावर मनी या उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। इसका एक नाम और है आधार मुद्रा भी कहा जाता है, ये बेस मनी। और आधार मुद्रा इसलिए कहते हैं कि ये साख सृजन का आधार है, मुद्रा जारी करने का आधार है कि कितनी अर्थव्यवस्था में और मुद्रा जारी की जाए, इसलिए इसे आधार मुद्रा कहते हैं। अब जो मेन बात यहाँ पे एक और समझने की है वो है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, मुद्रा आपूर्ति ज़्यादा होगा या हाई पावर मनी ज़्यादा होगा? ये आप लोग बताइए। आपको देखने में फॉर्मूले से लग रहा है कि सर मुद्रा आपूर्ति ज़्यादा होना चाहिए, है या नहीं? तो मुद्रा आपूर्ति ज़्यादा हाई पावर मनी से क्यों होगा? मुद्रा आपूर्ति ज़्यादा होगा या हाई पावर मनी? ये देखिए कन्फ्यूजन ना हो, मैंने यहाँ पर लिखा है लेकिन आप कहीं कन्फ्यूज हो जाए। ये जो जनता के पास मनी है यही तो मुद्रा आपूर्ति है, मनी सप्लाई यहाँ पर लिख लेते हैं शॉर्ट में, प्लस आरबीआई और सरकार, और इसको मिला के बन गया फॉर्मूला हाई पावर मनी। मैं पूछ रहा था आपसे कौन सा ज़्यादा होगा, ये मनी सप्लाई ज़्यादा है या हाई पावर मनी ज़्यादा है? तो देखने से लग रहा है सर हाई पावर मनी में मनी सप्लाई जुड़ा हुआ है तो वही ज़्यादा होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता उसका कारण आपको समझ जाएंगे अगर आपको पुरानी एक क्लास याद हो। देखो मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ साथ साथ। मान लो आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में 500 रुपये का एक नोट छापा है, बस केवल एक ही नोट। कोई डाउट होगा यहाँ पे? क्लियर हो जाएगा। एक ही नोट आरबीआई ने इशू किया 500 रुपये का, और कोई आरबीआई ने नोट इशू नहीं किया, केवल अर्थव्यवस्था में एक ही नोट है, ठीक है। और वो नोट पहले तो ये देखिए 500 रुपये का एक ही नोट जारी किया है, तो हाई पावर मनी कितना होता? जनता के पास, सरकार के पास, आरबीआई के पास, तो टोटल कितना है? 500। तो हाई पावर मनी आ रहा है, हाई पावर मनी 500 रुपये। और ये 500 रुपये आरबीआई ने अपने पास ना रख करके बैंक को दे दिए, तो अभी भी हाई पावर मनी तो 500 ही रहेगा ना। समझिएगा गणित को ना, कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आप मेरे साथ साथ समझेंगे तो। जनता के पास अभी 0 था, सरकार के पास 0 था, और आरबीआई ने 500 छापा, और आरबीआई ने वो 500 अपने पास ना रख करके बैंक को दे दिया। बैंक किस में शामिल है? जनता में। तो हाई पावर मनी तीनों का टोटल तो अभी भी 500 है। मैंने माना हाई पावर मनी आ गया 500। अब जब पैसा बैंक के पास आ गया तो बैंक मनी का क्या करता है? बैंक के पास कहीं से भी मनी आता है तो बैंक उसका प्रयोग करता है आगे लोन देने में। और मैंने आपको बताया था कि बैंक 500 से 5000, 50,000 तक का लोन दे सकता है, और वही काम बैंक ने यहाँ पे किया। बैंक ने साख सृजन करना शुरू कर दिया, और बैंक ने जब साख सृजन शुरू किया
तो मैंने माना इसने 500 से यूज़ करते 500 रुपये का प्रयोग करके 10,000 रुपये तक का लोन दे दिया। कर सकता है बैंक ऐसा? साख सृजन आपको ध्यान होना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे। तो बैंक साख सृजन के माध्यम से उसने 10,000 सृजित किए, यानी राम श्याम मोहन उनको मिलाकर के टोटल उसने 10,000 तक का लोन दे दिया। अब आप बताएं हाई पावर मनी कितना था? 500, लेकिन सबके पास मिला के राम श्याम मोहन और जो लोगों को लोन दिया होगा, इन सब का मिला के टोटल आ रहा है 10,000, और इस सब का मिला के जो टोटल होता है उसे क्या कहते हैं? मुद्रा आपूर्ति। तो इससे आंसर निकलता है मुद्रा आपूर्ति यानी एम हाई पावर मनी से ज़्यादा होता है। और अगर इसका रेशियो निकालें तो एम और एच यानी मुद्रा आपूर्ति और हाई पावर मनी का जो अनुपात है वो 1 से ज़्यादा निकल के आता है। 1 से ज़्यादा वैल्यू आ जाती है इसकी, और ये जो अनुपात निकाला इसे कहते हैं मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर। मुद्रा गुणक क्या है? मुद्रा आपूर्ति मैंने एम से डिनोट किया है, और एच यानी हाई पावर मनी, दोनों का अनुपात है मुद्रा गुणक। और मुद्रा गुणक का मान 1 से अधिक होता है, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति का मान उच्च शक्ति मुद्रा से अधिक होता है। क्यों होता है उच्च शक्ति मुद्रा से अधिक मुद्रा आपूर्ति का मान? क्योंकि बैंक साख सृजन करते हैं, इसलिए जो उच्च शक्ति मुद्रा है वो 500 थी और बैंकों ने साख सृजन से ज़्यादा मुद्रा बना दी। अब साख सृजन अगर आपको नहीं पता तो फिर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और यदि आप साख सृजन जानते तो आपको समझ आ रहा है हाँ सर बैंक ऐसा कर सकता है। तो इस प्रकार हम समझ पाए कि मुद्रा गुणक मुद्रा आपूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा का अनुपात है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मुद्रा के बारे में, और हमने समझे थे मुद्रा के विभिन्न स्वरूप, जैसे आपको ध्यान हो तो लीगल टेंडर मनी। इसी प्रकार फिर हमने पढ़ा था आगे मुद्रा आपूर्ति, किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय बिंदु पर उपलब्ध मुद्रा का कुल स्टॉक मुद्रा आपूर्ति को प्रदर्शित करता है। फिर आगे हमने देखा था उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा गुणक के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट करंट का बैंकों से रिलेटेड टॉपिक। हालांकि वो मेंस के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु मुझे लगता है कभी प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको जानना जरूर चाहिए, जिज्ञासा भी रहेगी आपकी। आपने सुना होगा बैंकों का विलय किया जा रहा है, बैंकों का विलय करके उनकी संख्या कम की जा रही है, और स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंकों की बात हम कर रहे हैं। तो आज हम उस विलय के बारे में जानेंगे, क्या क्यों कैसे हो रहा है उसको समझ लेते हैं एक बार। बैंकों का विलय समझने के लिए उससे पहले हम एक और चीज़ जान लेते हैं। आरआरबी का भी एकीकरण किया जा रहा है, आरआरबी। अब इसको समझने के लिए आपको आरआरबी की बेसिक जानकारी पहले से होनी चाहिए। आरआरबी क्या है? फुल फॉर्म रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और आरआरबी का स्ट्रक्चर आप लोग याद करें एक बार कि आरआरबी का जब गठन किया जाता है तो उसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50%, राज्य सरकार 15% हिस्सा रखती है, और 35% हिस्सेदारी स्पॉन्सर बैंक या प्रायोजक बैंक की होती है। और आरआरबी जो नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी ब्रांचेज ज़्यादा रहती हैं। आरआरबी का स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे इंटरफेयर होता है, राज्य सरकार की भी हस्तक्षेप होता है यहाँ पर। अब आरआरबी का एकीकरण किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि आरआरबी का एकीकरण कब से प्रारंभ हुआ? तो 2005 में आरआरबी के एकीकरण का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ। अब तक तीसरा चरण अभी चल रहा है, और प्रथम चरण में जो आरआरबी का एकीकरण किया गया उसमें एक ही राज्य के अंतर्गत जो आरआरबी थे, जो एक राज्य में हैं, उनको मिलाया गया आपस में। फिर इसी एकीकरण के दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण 2012 में प्रारंभ किया गया, और इसमें जो निकट स्थित आरआरबी हैं उनका एकीकरण किया गया, जो नज़दीक आरआरबी स्थित है। और इसी प्रकार से अभी 2018-19 के आसपास आप देखेंगे एकीकरण का तीसरा चरण चल रहा है, जिसमें आरआरबी की संख्या घटा दी गई है और उन आरआरबी का एकीकरण किया जा रहा है जिनके प्रायोजक बैंक एक ही है। तो आप देखेंगे कि आरआरबी के तीनों चरणों में संख्या घटते घटते अभी लगभग 56 हो गई है, और भविष्य में संख्या घटकर 38 के आसपास और रह जाएगी। तो आप समझेंगे कि आरआरबी का एकीकरण करके उनकी संख्या को कम किया जा रहा है। अब मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि आरआरबी का एकीकरण करने का क्या फ़ायदा है, उद्देश्य क्या है या लाभ क्या है। और आप समझें कि अगर लाभ को आपको जानना है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आरआरबी के एकीकरण के कुछ सकारात्मक पक्ष होंगे और कुछ इसके विपक्ष में भी बिंदु हो सकते हैं कि एकीकरण से कुछ नुकसान भी तो हो सकता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को जब पढ़ें तो उसके दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों हिस्से समझ लें, पक्ष विपक्ष दोनों। तो आरआरबी का एकीकरण किया जा रहा है। सरकार का तर्क है
कि एकीकरण करने का मुख्य उद्देश्य कि आरआरबी की परिचालन लागत बहुत ज़्यादा है और परिचालन लागत कम हो जाएगी यदि हम एकीकरण कर दें तो परिचालन लागत को कम किया जा सकता है। कैसे होगा ये? तो आप ऐसे समझें, सरकार का मानना है कि आरआरबी में इस टाइम एनपीए बढ़ रहा है, उनकी बैलेंस शीट खराब होती जा रही है, उनके पास पूंजी का अभाव हो रहा है। और जब हम आरआरबी को देखें कि 2 आरआरबी मान लो उनकी ब्रांच आसपास है तो जो मेन उद्देश्य है कि क्षेत्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन बढ़ाया जाए, तो 2 ब्रांच की बजाय 1 ब्रांच से हो सकता है। वो 2 अलग अलग बैंकों की बजाय, 2 अलग अलग आरआरबी की बजाय वो एक ही आरआरबी से काम चल सकता है। एक ही आरआरबी उस वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आरआरबी की परिचालन लागत बढ़ जाती है। परिचालन लागत को कम करने के लिए यदि उनका एकीकरण कर दिया जाए, उनकी शाखाओं को कम कर दिया जाए, तो परिचालन लागत, जो अतिरिक्त परिचालन लागत लगती है, वो कम हो जाएगी, ऑपरेशनल कॉस्ट जिसको हम इंग्लिश में कहें। प्लस लागत कम होने के साथ साथ उनका पूंजी आधार भी बढ़ जाएगा, जो उनका कैपिटल बेस है वो भी बढ़ जाएगा। अभी बैलेंस शीट खराब है इसलिए पूंजी आधार कम रहता है, यदि एकीकरण कर दें तो पूंजी आधार भी बढ़ सकता है, ऐसा सरकार का मानना है। और अगर इसी से मिलता जुलता तीसरा पॉइंट बनाएं कि पूंजी आधार बढ़ेगा तो इनकी कार्य करने की दक्षता और अधिक उत्तम हो जाएगी और ज़्यादा बेटर एफिशिएंटली काम कर पाएंगे ये बैंक। सरकार ने ये दृष्टिकोण से, इस पक्ष के अनुसार सरकार आरआरबी के एकीकरण को बढ़ावा दे रही है। लेकिन आपको इसके पक्ष सुनते समय आपके दिमाग में आया होगा कि सर अगर ब्रांच को एकीकरण कर देंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वित्तीय समावेशन घटने लगे, लोगों तक पहले ही बैंकों की पहुंच नहीं है। तो अर्थात आरआरबी का जो मूल उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया था, एक उद्देश्य था वित्तीय समावेशन ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो उद्देश्य आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उस उद्देश्य से हम पीछे हट सकते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने में कठिनाई होगी। ये इसका विपक्ष का बिंदु आता है कि आरआरबी का एकीकरण यदि करा जाए तो उससे नुकसान हो सकता है कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को विपरीत प्रभाव झेलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जब हम ब्रांचेस की संख्या कम करेंगे एकीकरण करके, तो जो आरआरबी में जमा मिलता है, जमा इकट्ठा होता है, पब्लिक जो वहाँ पर डिपॉजिट करती है, उस जमा संग्रहण में कमी आ सकती है। और चूंकि जब जमा ही घट जाएगा तो साख सृजन पर भी असर पड़ेगा, बैंकों की साख सृजन क्षमता सीमित हो जाएगी। तो ये कुछ विपक्ष में बिंदु हैं। आरआरबी का एकीकरण अगर कर रहे हैं तो उसकी आलोचना क्या है, तो ये आलोचना हो गई। और ये कि आरआरबी का एकीकरण क्यों किया जा रहा है। अब क्वेश्चन बनता है कि आरआरबी का जो एकीकरण हो रहा है, क्या बस हमें पक्ष विपक्ष जान लेना इतना ही सफिशिएंट है? तो नहीं। अगर हम इसका कभी क्वेश्चन लिखें मेंस में, भविष्य में आप मेंस भी देंगे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको अपना भी ओपिनियन देना होता है। तो ये तो हो गया कि क्या फ़ायदा है, क्यों आलोचना हो रही है। यदि हमें अपना ओपिनियन देना हो, हमारे सुझाव देने हो, तो हमारा सुझाव होना चाहिए कि सबसे पहले सरकार को आरआरबी में हस्तक्षेप कम करना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप में कमी करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा ही वही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आरआरबी की बैलेंस शीट आज बहुत ख़राब है। तो एक तो हस्तक्षेप कम किया जाए, दूसरा एनपीए को कम करना, और इसी को मैं शब्द बदल के बोल रहा हूँ कि बैलेंस शीट को सुधारने के लिए आरआरबी के लिए विशेष रूप से कुछ प्रावधान या उपाय ढूंढने चाहिए। बैंकों की, सभी बैंकों की बैलेंस शीट सुधारनी है, लेकिन आरआरबी की बैलेंस शीट सुधारने के लिए विशेष प्रावधान या विशेष तरीके अपनाने चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आरआरबी जो साख सृजन करता है, जो ये ऋण देता है, वो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि किस क्षेत्र में जाएगा। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, यानी कृषि से संबंधित क्षेत्र, प्लस एमएसएमई क्षेत्र। तो उस लोन को, उस एनपीए को रिकवर करना या इस बैंकों की बैलेंस शीट को सुधारने के लिए जो उपाय होंगे वो कॉरपोरेट सेक्टर के उपायों से अलग होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैं ऐसे कहूँगा कि कुछ विशेष प्रावधान बनाने चाहिए, विशेष उपाय सरकार को ढूंढने चाहिए आरबीआई की सहायता से। तीसरी बात, आरआरबी में और ज़्यादा पारदर्शिता लाने का प्रयास करना चाहिए, और इस पारदर्शिता के लिए सरकार को तकनीक का और प्रयोग करने पर बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए सरकार का हस्तक्षेप कैसे कम होगा, तो मैंने आपको याद हो तो बताया था कि आरआरबी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है और उस संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार की हिस्सेदारी घटा दी जाएगी, तो हस्तक्षेप अपने आप कम होने लगेगा। हस्तक्षेप कम होगा तो कह सकते हो प्रबंधन कुछ हद तक
स्वतंत्रता से तार्किक रूप से काम कर पाएगा, तो संभावना है कि बैलेंस शीट भी सुधर सकता है। और बैलेंस शीट सुधर जाए तो आरआरबी की स्थिति और बेटर हो पाएगी। तो इस प्रकार हम जब किसी क्वेश्चन को लिखते हैं, मेंस में जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें हम कुछ सुझाव दे सकते हैं, अपना ओपिनियन हमें देना होता है। तो ये अपना ओपिनियन हमने आरआरबी से संबंधित दे दिया। जैसे हम आरआरबी की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार बैंकों का भी आज के समय में विलय के चर्चा चल रही है। आपने सुना होगा और आगे भी आप सुनते रहेंगे कि बैंकों का विलय किया जा रहा है। तो क्वेश्चन बनता है कि बैंकों का विलय क्यों किया जा रहा है। देखिए, मैं इसके उद्देश्य बताने से पहले आपको 2-3 समितियों के नाम बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने एक बार नाम आपको बताया हुआ है, 1991 और 97 2 बार बनी समिति, नाम है नरसिम्हन समिति। ये नाम आपको मैंने पहले भी बताया था, नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति ने सिफारिश दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक भारत में नहीं हैं और इनकी आवश्यकता है यदि हम अपने वित्तीय व्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं। तो नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर हमेशा भारत में बड़े बैंकों की डिमांड आती रही कि बैंकों का साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो कभी लागू ज़्यादा हो नहीं पाया, कुछ ना कुछ राजनीतिक कहें या आर्थिक दिक्कतें आती रही। उसके बाद 2014 की एक कमेटी थी, उस कमेटी ने भी कहा, नाम है कमेटी का पीजे नायक कमेटी। तो पीजे नायक समिति की सिफारिश भी यही थी कि भारत में विश्व स्तर के बैंक नहीं हैं और वैश्विक स्तर के बैंक भारत में होने चाहिए, तब हम अपनी व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। तो मुख्यतः तो इन दो, बाकी और भी कमेटियां बीच में बनती रही हैं, लेकिन मुख्यतः इन दोनों समितियों की सिफारिश के आधार पर भारत में बड़े बैंक बनाने के लिए बैंकों का विलय किया जा रहा है। ये तो रही कि किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। सरकार भी इन दोनों कमेटियों से सहमत है। सरकार का भी तर्क है कि बड़े बैंक अगर बन जाएं भारत में, वैश्विक स्तर के बैंक अगर बन जाते हैं, तो कई प्रकार की समस्याएं हल हो पाएंगी और आप कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो साख है वो और सुदृढ़ होगी और बढ़ जाएगी। भारत सरकार भी ऐसा तर्क दे रही है। अब कौन से बैंकों का विलय किया जा रहा है, तो जो मैंने अभी कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों पर ही सरकार फोकस कर सकती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा है और पब्लिक सेक्टर बैंक ही हैं जो अंडर परफॉर्मिंग है। अंडर परफॉर्मिंग का मतलब जिनका एनपीए ज़्यादा, परफॉर्मेंस कम कर पा रहे हैं, तो इनका विलय किया जा रहा है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि 2017 में एसबीआई में 5 उसके जो सहयोगी बैंक थे और एक भारतीय महिला बैंक, इसका विलय कर दिया गया एसबीआई में। 5 सहयोगी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इस तरह से जो 5 सहयोगी बैंक है प्लस भारतीय महिला बैंक, इनका विलय एसबीआई में कर दिया गया। फिर आगे आपने सुना कि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया। तो इस प्रकार जो विलय किया जा रहा है और आगे भी ये प्रक्रिया अब जारी है, तो विलय किया जा रहा है। तो विलय करने से संबंध में क्या पक्ष में तर्क हैं सरकार के और आरबीआई के, या क्या होने चाहिए और क्या विपक्ष में उसकी आलोचना कर सकते हैं, हम उन दोनों बातों को समझ लेते हैं और लास्ट में हमारे सुझाव कि बैंकों का विलय कितना तार्किक है, कितना सही है। देखिए, मैं फिर से कहूँगा, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, मेंस में तो आने का है ही, और ज़रूरी नहीं है कि प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन ही आए। हमेशा किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ें तो ये मान के पढ़ें कि इससे हमारी और नॉलेज एनहांस होगी, टॉपिक कंप्लीट होता है उससे। जब अखबार में आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, मान लीजिए जीएसपीटी का कोर्स अब करा दिया जाए, अखबार में आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं बैंकों का विलय, तो आप कहेंगे बैंकिंग तो पढ़ ली लेकिन विलय वाली चीज़ हमें पता नहीं है। तो उस बात को हम पूरा करने के लिए आज इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए, बैंकों का विलय क्यों किया जा रहा है। अगर हम इसके पक्ष में तर्क की बात करें तो सबसे पहला तर्क तो वही कि भारत में वैश्विक स्तर के बैंक नहीं हैं। वैश्विक स्तर के बैंक बनाने हैं, इस उद्देश्य से हम बैंकों का विलय कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंकों का। दूसरी बात, अगर वैश्विक स्तर के बैंक बन जाते हैं भारत में, तो आप कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो निवेश है, जो निवेश भारत में आता है, उस निवेश को आकर्षित करने में हमारे पास और हमें ज़्यादा सुविधा होगी। जो कठिनाइयां हैं वो दिक्कत दूर हो जाएंगी, क्योंकि वैश्विक स्तर के बैंक जिस देश में होंगे तो उस देश की साख अपने आप में मजबूत होने लगती है। तो निवेशक ये मान के चलता है कि इस अर्थव्यवस्था की साख मजबूत है तो उस देश में निवेश किया जाए। वैश्विक स्तर का बैंक बनाने के अलावा दूसरा पॉइंट अगर हम माने कि मान लो हमने एसबीआई और 5 बैंक और फिर भारतीय महिला बैंक को मर्ज किया,
या बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक को मर्ज किया, तो जब बैंकों को मर्ज करोगे तो बैंकों का पूंजी आधार बढ़ जाएगा, पूंजी आधार सुधर जाएगा। और यदि पूंजी आधार सुधर रहा है तो आप सिंपल सी बात है कि बैंकों की साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी। चूँकि बैंकों को मर्ज कर रहे हो आप, विलय कर रहे हैं बैंकों का, तो बैलेंस शीट भी कुछ हद तक साफ दिखेगी। क्योंकि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा बैंक है, अच्छा बैंक इन द सेंस जिसकी बैलेंस शीट कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है देना बैंक से, और देना बैंक जिसकी बैलेंस शीट ख़राब थी। अगर हम मर्ज करेंगे तो ओवरऑल देखा जा सकता है, ऐसा संभावना है कि बैलेंस शीट क्लीन होने लगे। तो बैंकों के विलय के बाद बैलेंस शीट और सुधरने के चांस हो सकते हैं। एक यहाँ पे मैं लाइन जोड़ देता हूँ जो अभी हमने आरआरबी में भी पढ़ी थी। यदि हम बैंकों का विलय कर देते हैं तो परिचालन लागत को कम किया जा सकता है। दोहरी परिचालन लागत जो रिपीट होती है ऑपरेशनल कॉस्ट, उस परिचालन लागत को हम कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक बार एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं। अभी मैंने आरआरबी में ही बताया आपको। मान लेते हैं कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है, यहाँ पे बगल में देना बैंक है, इधर विजया बैंक है, तीनों ब्रांच पास पास थी। तो लोग तीनों में आकर के जिसको जैसा सूटेबल लगता था अकाउंट खुलवाते थे। अगर हम तीनों को मर्ज करके इस ब्रांच को बंद कर दें, इस ब्रांच को बंद कर दें, क्योंकि तीनों पास पास थी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ही अगर एक ब्रांच रखें तो लोग जो यहाँ पे अकाउंट खुलवाते थे अब यहाँ अकाउंट खुलवा लेंगे। तो वित्तीय समावेशन तो पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तीनों को ऑपरेट करने की अलग अलग कॉस्ट लागत होती थी उस लागत से हम बच पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, बोला गया है कि दोहरी परिचालन लागत में कमी आ जाएगी, डबल रिपीटेशन नहीं होगा, जिसको इंग्लिश वर्ड बोले कि ओवरलैपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। आपने सुना होगा अखबारों में आए दिन आता रहता है कि बैंक के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, कभी किसी बैंक के कभी किसी बैंक के। पब्लिक सेक्टर बैंकों में हड़ताल होती रहती है। अब हड़ताल हो रही है तो हड़ताल में वो क्या कर्मचारी डिमांड करते हैं, तो जब कभी आगे हड़ताल हो तो सुनिएगा। हड़ताल में बैंक के कर्मचारी कहते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो मानकों के अनुरूप नहीं। कैसे? एसबीआई की पेमेंट, एसबीआई में जो कर्मचारी हैं उनकी पेमेंट ज़्यादा है और देना बैंक का कर्मचारी हड़ताल कर रहा है कि हमारी पेमेंट उसके मुकाबले कम है, जबकि हम भी बैंकिंग का काम करते हैं। ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। यहाँ जो क्लर्क और पीओ को पेमेंट मिलती है वो देना बैंक में कम है। एसबीआई में जो अलाउंसेज हैं, भत्ते हैं, वो देना बैंक में कम है या नहीं है। तो वो कहते हैं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और फिर इसको लेकर के हड़तालें होती रहती हैं। क्वेश्चन बनता है, हड़ताल होगी तो बैंक का कार्य तो प्रभावित होगा ही, ग्राहकों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और उसका परिणाम फिर बाद में बैलेंस शीट पर दिखता है। इस समस्या से बचने के लिए अब आप इमेजिन करें कि देना बैंक का कर्मचारी एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से कंपेयर कर रहा था स्वयं को। यदि इन तीन बैंकों को मर्ज कर दिया तो तीनों बैंकों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें एक समान हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सेवा शर्तें एक समान हो जाएंगी तीनों बैंक के कर्मचारियों की। कैसे एक समान हो जाएंगी आप समझ गए होंगे। तीनों के रिटायरमेंट की एज, तीनों का जो अलाउंसेस हैं मैं इस एग्जांपल ले रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा वाला, अलाउंसेस जो उनको मिलते हैं, जो उनकी सैलरी है, जो भी कुछ उनको सुविधाएं दी जाती हैं, वो सब एक समान हो जाएंगी। तो अब कर्मचारी इस चीज़ को लेकर के हड़ताल नहीं कर पाएंगे कि हमें वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो दूसरे बैंक के कर्मचारियों को मिल रही हैं। अब आप ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं सोचिएगा सर वो निजी क्षेत्र के बैंक से कंपेयर करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंक में आप जानते हैं नौकरी स्थायी नहीं है, लेकिन यहाँ उनको स्थायी नौकरी मिली हुई है, इसलिए वो कंपैरिजन नहीं करता। निजी क्षेत्र के बैंक में तो काम करने का तरीका भी अलग है, आपने देखा भी हुआ। तो यहाँ पे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धीरे धीरे सेवा शर्तें एक समान होने लग जाएंगी। कर्मचारियों के जो कहें कि जो उनकी डिमांड रहती है आए दिन, वो डिमांड भी अब कम हो जाएगी। एक शब्द मैंने आपको कभी बीच में बताया था, कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो यहाँ जो कासा है, जब हम बैंकों को मिला देंगे तो कासा में बढ़त हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट आता है उस डिपॉजिट की मात्रा बढ़ने लगेगी, क्योंकि हमने बैंकों को मर्ज कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि ये कुछ वो बिंदु हैं जिनके आधार पर सरकार ये तर्क दे रही है कि बैंकों का विलय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, वित्तीय व्यवस्था के लिए ठीक है। और जब बैंक बड़े स्तर के हो जाएंगे, वैश्विक स्तर के हो जाएंगे, तो बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पूंजी जुटाना या घरेलू स्तर पर पूंजी जुटाना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या बैंकों का विलय का कोई नकारात्मक पॉइंट भी है क्या?
क्या कोई ऐसे भी पॉइंट हैं कि जो बैंकों के विलय की आलोचना में हम लिख सकें या पढ़ सकें? तो उसको देख लेते हैं कि विपक्ष में कौन से बिंदु बनते हैं। अब देखिए, विपक्ष के पॉइंट याद नहीं रखने आपको, इसी से मैं नेगेटिव पॉइंट बना लूँगा आलोचना। जैसे पहला आलोचना क्या बनती है कि जब आप बड़े बड़े स्तर के बैंक बनाएंगे, बड़ा बैंक या वैश्विक स्तर के बैंक बनाएंगे, तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत, एक रिस्क रहती है। जिसको एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लो अभी तक ये 3 छोटे छोटे बैंक थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक। सपोज करिए किसी कारण से देना बैंक दिवालिया हो गया। अब कारण आप जानते हैं, वैसे एनपीए बढ़ गया, बैलेंस शीट खराब, देना बैंक दिवालिया हो गया। तो उसका असर बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक पर नहीं पड़ा। लेकिन अगर आज की सिचुएशन में देखें, हमने इनको मर्ज कर दिया और मर्ज करके तीनों का नाम अब एक ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब अगर ये दिवालिया हो गया, तीनों में जो ग्राहक थे, अब उस सभी के ग्राहकों को उस दिवालियापन का प्रभाव झेलना पड़ेगा। अमेरिका में ऐसा देखा गया है कि जब बड़े स्तर के जो बैंक हैं, जिनके पूंजी आधार ज़्यादा है, उनमें जोखिम क्षमता बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि अगर उनका फेलियर होता है तो वो फिर करोड़ों ग्राहकों पर एक साथ असर डाल देता है। एक कहावत भी कही जाती है, टू बिग टू फेल। इस पर डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो बड़े स्तर के बैंक बनाने के बाद जोखिम बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, जोखिम में वृद्धि होगी। ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि रिस्क बढ़ गया। सेकंड पॉइंट देखें, यहाँ पर हमने कहा है कि सेवा शर्तें एक समान हो जाएंगी, सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तें एक समान होगी तीनों बैंकों के। अच्छी बात है ये तो, लेकिन एक दिक्कत आएगी। अब क्या दिक्कत है देखें, एग्जाम्पल से समझिए। इसका व्यवहारिक आलोचना ज़्यादा है इसमें कि देना बैंक का कर्मचारी 10 दिन बाद उसका प्रमोशन होने वाला था, लेकिन जैसे ही वो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया, अब उसके प्रमोशन को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि अब प्रमोशन की पॉलिसी वो रहेगी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के में चलेगी। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों की प्रमोशन पॉलिसी थी, उसके हिसाब से उसका प्रमोशन हो गया। पता चलता है कि वो डिले हो गया, 1-2 साल टरका दिया गया, लेट हो गया। इसका प्रभाव उस कर्मचारी को झेलना पड़ेगा। और वो चूँकि उम्मीद लगा रखा था, आशा थी उसको एक, अब वो कार्य उतना मन से नहीं करेगा, उतना एफिशिएंट काम नहीं करेगा या करना नहीं चाहेगा। तो सेवा शर्तें जो एक समान होंगी, उससे आपको कह सकते हैं एक दिक्कत आएगी कि कार्य संस्कृति पहले से सबकी एक जैसी नहीं है। और कार्य संस्कृति को मिलाओगे तीनों की, तो फिर उनको प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ेंगी। इनका काम करने का तरीका अलग है। देना बैंक में अकाउंट ओपनिंग की थोड़ी सी अलग प्रोसेस हो सकती है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस अलग होगी। तीनों का सिस्टम जो काम करने का कंप्यूटर सिस्टम वो अलग अलग हो सकता है। तो जब कर्मचारियों को आप एक ही बैंक के एक ही सिस्टम पे चलाओगे, तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको, और हो सकता है उस ट्रेनिंग की वजह से काम स्लो हो जाए। काम स्लो होगा तो फिर बैंक को जो उसका रेगुलर प्रॉफिट आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो कार्य संस्कृति प्रभावित होगी। तकनीक आधार डिफरेंस है, तो तकनीक में विभेद के कारण, तकनीक में भिन्नता होने की वजह से कार्य प्रभावित होगा। तीनों की तकनीक अलग अलग है। आप तीनों बैंकों में जाके देखेंगे तो अब तो खैर विलय हो गया है, लेकिन तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग था। तो इसकी वजह से बैंक का जो रेगुलर वर्क है, बैंक की जो बैलेंस शीट है, वो प्रभावित होने लगेगी। उसके अलावा एक मैंने पॉइंट अभी आपको यहाँ पे सकारात्मक में एग्जांपल दिया था, वही नकारात्मक में बन जाएगा, बस थोड़ा सा भाषा बदले। मैंने कहा था कि एक बैंक वो है जिसकी बैलेंस शीट ख़राब है, जैसे देना बैंक, और एक बैंक वो है बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी बैलेंस शीट कंपैरेटिवली बेटर है। मिला दिया गया तो फाइनली हो सकता है बैलेंस शीट तीनों की मिला के अच्छी हो जाए। लेकिन ये तो एक सकारात्मक पक्ष था। ये भी तो हो सकता है कि हम किसी खराब बैंक को अच्छे बैंक में विलय कर रहे हैं, तो खराब बैंक उसको भी अपने जैसा बना दे। भाई संगत का असर तो होता है। अब देखना यह है कि किसकी संगत का असर ज़्यादा होता है। लेकिन संभावना की बात करें तो संभावना तो दोनों तरफ की हो सकती है। अर्थात मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि आप कमज़ोर बैंक का अगर एक सुदृढ़ बैंक के साथ विलय कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सुदृढ़ बैंक भी कमज़ोर हो जाए। आप समझ रहे? गांव में कहते हैं ना कि संगत का असर हो गया अब इसको। अब संगत कैसी थी और कौन अपना असर ज़्यादा छोड़ पाया, ये इस पर निर्भर करेगा। लेकिन संभावना की बात करें तो आलोचना ये भी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बैलेंस शीट भी, उस पर भी दबाव बन सकता है, क्योंकि उसमें एक ऐसी बैलेंस शीट मिला दी गई है जो पहले से एनपीए से भरी हुई है। तो इसीलिए ये इसके कुछ नकारात्मक पॉइंट आते हैं, जिनकी वजह से आप कह सकते हो
कि बैंकों के विलय की आलोचना की जा रही है। एक मैं पॉइंट बताता हूँ आपको जो न्यूज़पेपर में आप सुनते रहोगे। जो बैंकों के कर्मचारी हैं, इन तीनों बैंकों का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि देना बैंक या विजया बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके कर्मचारी विरोध कर रहे थे, हालांकि अब तो लगभग समझ गए हैं सब लोग। उनका विरोध था कि भाई हमारी नौकरी चली जाएगी। भाई देना बैंक की ब्रांच को बैंक ऑफ बड़ौदा मिला दिया, विजया बैंक की ब्रांच को मिला दिया, तो ये ब्रांच दोनों बंद हो जाएंगी, तो फिर हमारी नौकरी गई। तो वित्त मंत्री ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और संसद में बोला है किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं छीनी जाएगी। तो वो पॉइंट आप कहीं भी यहाँ पे नेगेटिव में लिखना नहीं है आपको, क्योंकि वो गलत पॉइंट था। जब सरकार कह रही है कि किसी की नौकरी नहीं छीनी जाएगी तो हमें उसको मानना पड़ेगा। संसद में उन्होंने ऐसा जवाब दिया है, तो वो पॉइंट नहीं लिखें। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा सर इससे वित्तीय समावेशन भी तो प्रभावित हो सकता है। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि तीनों की ब्रांच अगर पास है, 2 ब्रांच बंद कर दी, 1 रह गया, तो इनफैक्ट हम इसको सकारात्मक ले सकते हैं कि वित्तीय समावेशन बढ़ भी सकता है कि 2 ब्रांच इस जगह से बंद की गई हैं, तो 2 ब्रांच कहीं और खुलेंगी और कहीं और ब्रांच खोलेंगे तो वित्तीय समावेशन में वृद्धि हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो 2 ब्रांच बंद होने से वित्तीय समावेशन प्रभावित नहीं होगा। इनफैक्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन स्थानों पर अब तक इन तीनों में से किसी बैंक की ब्रांच नहीं है, वहाँ पर शाखा खोली जा सकती है, ब्रांच खोली जा सकती है, तो वित्तीय समावेशन में वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि लागत यहाँ कम हो जाएगी और सरकार को जो पूंजी देनी पड़ती थी उसमें भी अब कम आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बैंकों का पूंजी आधार बढ़ जाएगा, पूंजीकरण की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों बिंदु। अब बात करें कि अगर हमें कोई सुझाव देना हो तो हमें सुझाव देना है कि इंद्रधनुष जो अभियान था उसको ठीक से लागू करना चाहिए और उसके माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन को और बेहतर करने पर ध्यान दिया जाए, पहला सुझाव। दूसरा, जो बैंकों का विलय किया जा रहा है वो विलय किसी राजनीतिक आधार पर नहीं होना चाहिए, वो विलय पूर्णतः आर्थिक और तार्किक आधार पर टिका हुआ हो, आर्थिक एवं तार्किक, यानी उसके पीछे तर्क हो कि विलय क्यों किया गया। ऐसा नहीं कि राजनीतिक उद्देश्यों से ये विलय कर दिया, इससे राजनीतिक कुछ लाभ ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो विलय की प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से पारदर्शी रखना चाहिए सरकार को, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। क्योंकि यदि आप देखेंगे अगर कुछ पारदर्शी प्रक्रिया नहीं रही, कोई गड़बड़ी हुई तो जोखिम बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि बड़ा बैंक बनने के बाद जोखिम बढ़ जाता है। तो पारदर्शी रहे और इस उद्देश्य से विलय किया जाए कि दक्षता बैंकों की कैसे बढ़ेगी, इस पर फोकस किया जाए, सरकार को ऐसा फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर आरबीआई की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि विलय की प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी तरीके से की जा रही है, पूरी की जा रही है नहीं, आरबीआई को और ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंकों का विलय अगर निष्कर्ष के रूप में बोला जाए तो बैंकों का विलय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा साबित हो सकता है यदि कुछ बिंदुओं का ध्यान रखें, तो प्रबंधन को बेहतर करने पर ध्यान दिया जाए। तो आज की क्लास में हम लोग ये बैंकों का विलय के बारे में ही चर्चा करेंगे। अब हमें नेक्स्ट यूनिट शुरू करनी है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। तो उसको मैं जानबूझ के आज की क्लास में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप वो सेपरेट टॉपिक उसको अलग मान के चलें। अगर अभी हम करेंगे तो फिर वो मिक्स होने लगेगा आपको। अच्छा, हो सकता है आपके मन में कुछ क्वेश्चन आएंगे कि सर इसमें एक एक छोटी छोटी 1-2 बातें हैं जो आप अभी बताई नहीं है, क्या वो आगे आएंगी? इसकी चिंता ना करें। जैसे एक वर्ड बीच में कहीं आया था, मैंने शायद आपको बताया होगा नाम, ट्रेजरी बिल्स, ये शब्द कहीं आया था, याद आ रहा है आपको? एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट में। तो मैंने अभी ट्रेजरी बिल एक्सप्लेन नहीं किया, तो चिंता नहीं करें, अपने आप वो आ जाएगा किसी न किसी क्लास में।